गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज पार्थ। और आज हम लोग आपके लिए ले आए हैं एक नई एनसीईआरटी सीरीज। ठीक है, इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर हम मोस्टली 4 सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं: पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ये एनसीईआरटी सीरीज लार्जली जो है क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज को टारगेट करेगी। ठीक है, ये एनसीईआरटीज जो हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, दीज आर द फाउंडेशनल एनसीईआरटीज। ये किसी भी एग्जाम का जो जीएस आपका सब्जेक्ट होता है, जनरल स्टडीज, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, कोई भी लेवल का गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें जनरल स्टडीज पूछता ही है। चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम हो, एक बेसिक आइडिया जीएस का, एक जनरल स्टडीज का, जो एज अ स्टूडेंट और एज एन एक्टिव सिटीजन आपको पता होना चाहिए, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 11th और क्लास 12th की ह्यूमैनिटीज की जो एनसीईआरटीज हैं वो आपका रेफरेंस मटेरियल रहेंगी। आपको कोई भी और फैंसी किताब या कोई और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस: पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। अब इसका एक बेसिक बैकग्राउंड ब्रेकडाउन कि हम किस किस एनसीईआरटी को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और कितने टाइम में इसको टेंटेटिवली कवर कर लेंगे, वो यहाँ पे हम आज इस लेक्चर में, इस ओरिएंटेशन क्लास में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस या फिर इंडियन पॉलिटी की, जहां पे हमारे पास 4 एनसीईआरटीज है। ठीक है, 2 एनसीईआरटीज हमारे पास क्लास 11th की हैं और 2 एनसीईआरटीज हमारे पास क्लास 12th की हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी, दीज आर द 2 एनसीईआरटीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम क्लास 11th। और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडियन पॉलिटिक्स और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दीज आर द 2 बुक्स दैट विल बी कवरिंग इन क्लास 12th एनसीईआरटीज। इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या क्या यूनिट्स, क्या क्या चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, वो हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दिस इज द फर्स्ट एनसीईआरटी दैट वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसी का एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट, ठीक है, उसी को एकदम बेसिक तरीके से, एक इंट्रोडक्टरी तरीके से ये एनसीईआरटी कवर करती है। आपको किसी भी एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, आगे लक्ष्मीकांत भी पढ़नी है, तो उसके लिए आप एक बार इसको एक सिंपल रीड दे सकते हैं। दिस कवर्स द बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, द बेसिक आइडियाज, द बेसिक आउटलाइन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का व्हाई एंड हाउ, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है हमें, ये डॉक्यूमेंट है क्या, इसका नेचर क्या है, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बना और किस तरीके से बना। ठीक है, व्हाट इज द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको किस तरीके से बनाया, इसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स थे, इसके क्या क्रिटिक्स थे, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, और क्या आज प्रेजेंट डे के अंदर ये किस तरीके से काम कर पा रहा है, अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, एंड द फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, उसके अलावा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स नहीं भी हैं बट स्टिल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो हम मोस्टली फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे, उनके स्कोप्स डिस्कस करेंगे कि इनका कितना स्कोप है, ठीक है, और क्या क्या उनकी लिमिट्स हैं, क्या ये एब्सोल्यूट हैं, क्या ये क्वालिफाइड है, इस तरह के सवाल हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी कंट्री का इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, हम एक वेस्टमिंस्टर मॉडल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उसके बारे में हम एक बेसिक डिटेल आइडिया डिस्कस करेंगे। एफपीटीपी सिस्टम क्या होता है, डिलिमिटेशन क्या होता है, किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटते हैं हमारे देश के अंदर, और इलेक्शन कमीशन का इसके अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 3 लेग्स ऑफ गवर्नमेंट की, जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, हमारा लेजिस्लेचर किस तरह से लॉज बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा, अलग अलग तरह के बिल्स क्या होते हैं, फाइनेंस बिल, मनी बिल, ठीक है, और वो एक दूसरे से कैसे फर्क पड़ते हैं, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, उनको पास कराने की क्या प्रोसेस होती है, तो वो सब हम इसमें लेजिस्लेचर में डिस्कस करेंगे। लॉ मेकिंग क्या होता है और वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखता है। फिर हमारी जो एक्चुअल गवर्नमेंट है, जो पावर होल्डिंग कैपेसिटी है, एग्जीक्यूटिव है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कैबिनेट सिस्टम, वो सब हम यहाँ देखेंगे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, और उसके नुआंसेस और उसके डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे जुडिशरी के ऊपर कि इंडियन जुडिशरी इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी, किस तरीके से इसको इंडिपेंडेंस दी जाती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, पीआईएल क्या होता है और कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम किस लेवल्स पे इसको, इसमें पावर डिवाइड करते हैं। ठीक है, एपिलेट सिस्टम क्या होता है, वो सब चीजें हम यहाँ देखेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवीजन ऑफ पावर की। हमें पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट द पावर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से हम पावर को फेडरल सिस्टम में
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट्स में, वो हम यहाँ देखेंगे। यूनियन, स्टेट एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट जो हमारे पास हमको 7th शेड्यूल में दे रखी है। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, उस तरह के बेसिक सवाल यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। ठीक है, पंचायती राज क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती हैं, इसके क्या चैलेंजेस होते हैं, इसमें फाइनेंसेस किस तरीके से दिए जाते हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 के अंदर लिखा गया था। तब का समय, तब की डिमांड, तब की सोसाइटी अलग थी। आज का समय, आज की डिमांड्स, ठीक है, ये सब चीजें बदली हैं, आज का टाइम बदल गया है। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट लिव्ड अप टू इट्स मार्क, क्या वो आज के समय के लिए भी उतना ही वैलिड है, उतना भी फिजिबल है? तो हमने क्या क्या चेंजेस किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, सो एज टू मेक इट फिजिबल फॉर द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसेस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी अमेंडेबिलिटी कितनी होती है, किस हद तक उसको अमेंड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अमेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक डायनेमिक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और उसका अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती केस में दिया गया था, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लास्टली देखेंगे कि फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि हर टेक्स्ट किसी भी तरीके का, उसके पीछे एक इथॉस होता है, एक एसेंस होता है, उसके कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है, उसका बेसिक आइडिया क्या है, किन पिलर्स के ऊपर, किन आइडियाज के ऊपर वो स्थित है। तो वो सारे आइडियाज, वो सारा इथॉस, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि प्रियम्बल की क्या क्या वैल्यूज हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसके साथ हमारा एक बेसिक आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। फिर हम जब नेक्स्ट सीरीज में लक्ष्मीकांत की बात करेंगे तो यही चीजें हम और डिटेल में और नुआंसेस में डिस्कस करेंगे। Moving on to the next book that we are going to discuss, which is political theory. अब आपको समझ तो आ गया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वैल्यूज हैं, बट उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उसके पीछे की थ्योरी, उसके पीछे की पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, सोशल फिलोसफी क्या है, ये आइडियाज कहाँ से आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से। ठीक है, तो हम एक्चुअली पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो इस बुक के अंदर इन चैप्टर्स में, 10 चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस टू नो दीज आइडियाज। क्यों जरूरी है कि हमको पॉलिटिकल थ्योरी जाननी चाहिए? ठीक है, उन आइडियाज को क्यों जानना जरूरी है? ठीक है, व्हाई, व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज, व्हाई इट मैटर्स, क्या पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में और वो पढ़ना क्यों जरूरी है, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर कुछ आइडियाज या फिर कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ने हैं, वो है आइडिया ऑफ लिबर्टी या कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। इसके क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल क्या होता है, मैं किस लेवल तक अपनी लिबर्टी या फिर अपना फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकता हूँ, उस लिमिट तक जब तक वो दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की लिबर्टी या फिर दूसरे के फ्रीडम का हनन ना करे, उसको हार्म ना करे। ठीक है, तो जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल पढ़ेंगे। देन विल मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी किस तरह की होती है, सब्सटैंटिव होती है या क्या होती है, देयर आर टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, नेगेटिव इक्वालिटी, पॉजिटिव इक्वालिटी, ये पढ़ेंगे। अफर्मेटिव एक्शन के क्या डिबेट्स होते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन के जो डिबेट्स हैं उनके पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स, दोनों साइड से जो लोग उसको अपोज करते हैं और उसको फेवर में बोलते हैं, तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स पोज किए जाते हैं, तो वो थियोरेटिकल कंसेप्ट्स देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की। ठीक है, रॉल्स का जस्टिस का कंसेप्ट देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से जस्टिस समाज में लाई जाए। ठीक है, जस्टिस का मतलब व्हाट इज ड्यू, क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज जस्ट है, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर, उसे सोशल जस्टिस कहते हैं। फिर जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें वेल ऑफ इग्नोरेंस और दो प्रिंसिपल्स जो रॉल्स के हैं वो जस्टिस के, वो डिस्कस करेंगे। देन वील टॉक अबाउट राइट्स। ये राइट्स क्या होते हैं, क्या ये नेचुरल राइट्स हैं, क्या ये डिवाइन राइट्स हैं, क्या भगवान हमें देते हैं, क्या हमारे ह्यूमन होने की वजह से, जस्ट बाय अस, बाय द वर्च्यू ऑफ अस बीइंग ह्यूमंस, डू वी हैव सम राइट्स, क्या ह्यूमन राइट्स जैसा कुछ होता है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन राइट्स के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये राइट्स, ठीक है, इनके टाइप्स क्या हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ राइट्स, अगर दो तरह के अलग अलग राइट्स हैं तो उनके बीच में आपस में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, राइट्स और ड्यूटीज का आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो यहाँ देखेंगे। फिर बात करेंगे सिटीजनशिप की। ठीक है, अगर मैं एक पॉलिटिकल स्टेट, एक मॉडर्न नेशनल स्टेट का पार्ट हूँ, तो उसका हिस्सा होना का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ सिटीजन ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट। ठीक है, सिटीजनशिप क्या होता है, फुल इक्वल मेंबरशिप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन प्रिंसिपल्स क्या होता है, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक है, और रेफ्यूजीज के जो डिबेट्स हैं वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप किस किस तरीके से दी जाती है, बाय डिसेंट, ठीक है, वो सारे जो बाय नेचुरलाइजेशन, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और सिटीजनशिप को टर्मिनेट भी कैसे करते हैं वो भी आइडियाज यहाँ पढ़ेंगे। देन वील टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, अनदर हॉट टॉपिक। ठीक है, नेशन वर्सेस नेशन स्टेट,
एक नेशन क्या होता है, वी फीलिंग क्या होती है, उसके अलावा एक स्टेट का क्या मतलब होता है जो एक पॉलिटिकल लीगल एंटिटी है, ठीक है, जहां पे 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और नेशन स्टेट किस तरह से फॉर्म होता है, इस आइडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ यूरोप के अंदर, वो सब डिस्कस करेंगे। और व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, पिटफॉल्स ऑफ नेशनलिज्म, उसके क्या क्रिटिक हैं, ठीक है, टैगोर का क्रिटिक या और लोगों का क्रिटिक नेशनलिज्म का, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हम यहाँ बात करेंगे 2 और उससे ज्यादा अलग अलग मॉडल्स ऑफ सेक्युलरिज्म के, कि वेस्ट में स्टेट और रिलीजन के बीच का जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है उसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। क्या इंडिया में भी वही मॉडल अप्लाई होता है, क्या इंडिया में कुछ रिवाइज्ड फॉर्म अप्लाई होता है, क्या उसके क्या क्रिटिक हैं, उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो सेक्युलरिज्म की सारी डिबेट्स जो हैं, चाहे वो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म हो या वेस्टर्न हो, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट इशू विच इज द आइडिया ऑफ पीस। ये पीस क्या होता है, क्या ये पॉसिबल भी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से होता है, ठीक है, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किन रीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और फिर उसका जो रेजोल्यूशन है पीस के थ्रू, पीस मूवमेंट्स, डिसआर्मामेंट, ठीक है, न्यूक्लियर मूवमेंट्स, डील्स, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट क्या होता है, ये ग्रोथ से अलग कैसे है, किस किस तरह की डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट को नापने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या पैमाने होते हैं, ठीक है, और वो सारी लिस्ट और वो सारी चीजें, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट बियॉन्ड ग्रोथ एंड द आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बेसिक आइडियाज, मोस्टली पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी, हम इस बुक के अंदर कवर करेंगे। Moving on to the third book. Now we are moving to the थर्ड बुक विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। जो 2 बुक्स इससे पहले हमने देखी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी, वो क्लास 11th की एनसीईआरटीज थी। अब हम क्लास 12th की एनसीईआरटीज पे आ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए, किस तरह से सिस्टम डिवाइस किया गया, उसके क्या क्या पिटफॉल्स हैं और उसके क्या क्या रेजोल्यूशन हैं, वो मोस्टली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1947 के बाद से हमारे देश में किस तरह की पॉलिटिक्स काम कर रही है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम का क्या आफ्टरमाथ है और हम पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम मोस्टली इस बुक के अंदर एक बेसिक फंडामेंटल लेवल पे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ये ध्यान रखना कि सीरीज के अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, विल कवर मोस्टली द एनसीईआरटीज व्हिच इज द फाउंडेशनल आइडियाज। हमको बहुत डिटेल में, बहुत नुआंसेस में, बहुत फैक्चुअल तरीके से नहीं पढ़ना है, बट हमको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है कि इनकेस अगर हम फ्यूचर में आगे किसी एग्जाम को टारगेट करें तो ऐसा ना हो कि हमको कुछ पता ही ना हो कि किस चीज की पढ़ाई हो रही है, ठीक है, वी आर नॉट कंप्लीटली क्लूलेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस सीरीज के अंदर मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक आइडियाज, फाउंडेशनल थ्योरीज वो बिल्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब हमको पता है कि एक नया देश फॉर्म हो गया 1947 में, अचानक से पावर ट्रांसफर हो गई है फॉरेन हैंड से, ब्रिटिश हैंड से इंडियन हैंड्स के बीच में। तो अब हम इतने बड़े देश को, इतने डाइवर्सिफाइड देश को, जहाँ पे सब कुछ अलग है, इतनी डाइवर्सिटी है, भाषा की, खाने की, पीने की, रहने की, सारी लाइफस्टाइल की, हर चीज़ की, तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, सारे रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट करे जाएंगे, पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाइनेंसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेवलपमेंट के सवाल। तो ये सारे चैलेंजेस किस तरीके से हैं एक नए देश के पास जो अभी एक इन्फेंट नेशन है, जो अभी अभी पैदा हुआ। तो चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, पार्टीशन, फिर पार्टीशन के बाद रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद जितने भी वायलेंट किलिंग्स हुए, मास किलिंग्स हुए, उसको किस तरह से डील करना है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश जिनको गवर्न नहीं कर रहे थे, उनको हम किस तरीके से इंडिया के अंदर लाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडियन बिस्मार्क के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका रोल क्या था। फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, कि अलग अलग स्टेट चाहता है कि मैं अपनी ऑटोनॉमी, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखूं, तो क्या नेशन के अंदर आके मेरी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी छूट जाएगी। तो लैंग्वेज की जो डिबेट्स हैं, साउथ इंडिया में जिस तरह से लैंग्वेज की डिमांड के हिसाब से मूवमेंट्स हुए, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। हमको पता था कि कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था हमारी इंडिपेंडेंस की फाइट के लिए, तो उसके बाद भी मोस्टली कांग्रेस ही कंटिन्यू करती है 1950s के बाद से कई डेकेड्स तक। तो ये जो वन पार्टी रूल था हमारे देश के अंदर, क्या इसका फायदा हुआ, क्या इसका नुकसान हुआ, इसकी अच्छी चीजें क्या थी, इसकी बुरी चीजें क्या थी, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कांग्रेस का क्या सिस्टम था, ठीक है, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस जो इंडिया के अंदर हुए उसका क्या रिजल्ट रहा और उसका क्या वोट बैंक था, और स्टेट्स के अंदर किस तरह से कांग्रेस परफॉर्म कर रहा था, और उसका रूल का जितने भी मेरिट्स और डिमेरिट्स थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड गवर्नमेंट, ठीक है। हम जानते हैं कि नेहरू जो है वो कुछ हद तक सोशलिस्ट आइडियाज से प्रभावित थे और उन्होंने एक प्लान्ड इकोनॉमी,
की तरह के रास्ते पे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को ढालने की कोशिश करें। तो ये प्लान डेवलपमेंट सिस्टम जो है, जिसमें हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं, उसने धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कैसे कैसे फोकस किया, डैम्स पे फोकस किया, वो सब चीज़ें हम एक एक करके इंडिविजुअल 5 ईयर प्लान्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लानिंग कमीशन कैसे फॉर्म हुई, फिर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी डिबेट्स कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, डेवलपमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, वो हम यहाँ देखेंगे। देन वी हैव इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अब जो नया देश इंडिया फॉर्म हुआ है, उसके एक्सटर्नल रिलेशंस किस तरह से देखे जाएंगे। जो पुराने दो ब्लॉक्स हैं, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और ये कम्युनिस्ट ब्लॉक, तो हम किसके साथ जाएंगे, क्या हम रशिया के साथ जाएंगे, क्या हम यूएस के साथ जाएंगे, या फिर क्या हम एक नॉन अलाइनमेंट पोजीशन रखेंगे, किस हद तक हमारे नॉन अलाइनमेंट जो है वो जस्टिफाइड है, क्या ये सच में नॉन अलाइनमेंट है भी या नहीं है, ठीक है। और हमारे बायलैटरल रिलेशंस जो अब नए रिलेशंस फॉर्म हो रहे हैं न्यूली फॉर्म्ड कंट्रीज के साथ, नेशंस के साथ, ठीक है, वो किस तरह से हैं। तो हमारे नॉन अलाइनमेंट स्टांस हमारा क्या था। फिर हमारे पास जो लड़ाइयाँ हुई 62 में, 65 में, ठीक है, वो हम यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारी वॉर्स हुई वो यहाँ डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, इस कांग्रेस सिस्टम के साथ क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे उसको रिस्टोर किया गया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की डेथ, फिर इंदिरा गांधी का आना, कांग्रेस का फिर से स्प्लिट होना, और 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। मोस्टली इसके अंदर हम इमरजेंसी पीरियड की बात करेंगे कि इमरजेंसी पीरियड जो कि डार्क पीरियड माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, उसके क्या कारण थे, उसका क्या कंटेक्स्ट था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। इमरजेंसी 1975 से 77, उसके कॉजेज, उसके फीचर्स और उसके आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। कोई ना कोई सेक्शन हमेशा जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे कुछ हद तक या किसी ना किसी एक्सटेंट तक नाराज रहता है, क्योंकि उसके डिमांड्स पूरे नहीं हो पाते। तो पेजेंट मूवमेंट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल मूवमेंट्स, वर्कर मूवमेंट्स, ये सब हम यहाँ देखेंगे। सिविल लिबर्टीज, वुमेन्स मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एंड फार्मर मूवमेंट्स। तो किस तरह से, किन कॉजेस की वजह से वो मूवमेंट शुरू हुए और उनका क्या रिजल्ट रहा, क्या इंपैक्ट रहा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे। फिर हम बात करेंगे रीजनल एस्पिरेशंस की। कुछ स्टेट्स या कुछ एरियाज ये चाहते हैं या उनको ये लगता है कि हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, हमारे पास अप्रोप्रिएट फंड्स नहीं आ रहे या फिर हमारे पास डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो उनकी रीजनल डिमांड्स क्या हैं, क्या वो सेसेशनिस्ट पॉसिबिलिटीज की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो ऐसी डिमांड्स रख रहे हैं कि वो हमारे देश से अलग होना चाहते हैं। तो उनकी क्या डिमांड्स हैं, किस तरह से उनको डील किया जा रहा है, वो सब हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे हम पंजाब, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को की केस स्टडीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनकी जो ऑटोनॉमी डिमांड्स है कि इनको कितने हद तक, कितने एक्सटेंट तक ऑटोनॉमी देना सही है, ठीक है, और उसकी सारी डिबेट्स हम यहाँ पे देखेंगे। देन वी हैव द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, प्लान्ड इकोनॉमी का क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। फिर 1991 के अंदर जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस झेलना पड़ा, तो क्यों हमें एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ा, क्या वो सही था, गलत था, उसके क्या इफेक्ट्स हुए इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे, वो यहाँ देखेंगे। मंडल इशू देखेंगे, ओबीसी का इशू देखेंगे, बाबरी मस्जिद केस, ठीक है, कोएलिशन एरा। अब वन पार्टी सिस्टम जब टूट गया है तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हो रही है, एक से ज्यादा गवर्नमेंट मिलके सेंटर पे या फिर स्टेट्स में रूल कर रही है। और फिर 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स। इसके साथ हम मोस्टली अपना पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर या पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ पे इस बुक को कवर करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम उससे आगे भी डिस्कस करेंगे कि 1991 के बाद यूपीए 1, यूपीए 2, फिर बीजेपी रूल 2014 के बाद 19 का रूल, वो सब अगर हमारे पास टाइम हुआ, इफ द टाइम परमिट्स विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बट मोस्टली यहाँ तक तो हम कवर करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक विच इज द फोर्थ एंड द लास्ट बुक फॉर इंडियन पॉलिटी विच इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। पिछले 100-200 साल के अंदर वर्ल्ड के अंदर बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर क्या मेजर इवेंट्स अकर हुए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड वॉर एरा की, ठीक है। हम देखेंगे कि एक डायरेक्ट वॉर नहीं है यूएस और यूएसएसआर के बीच में, उनके बीच में कोल्ड वॉर है, ठीक है, एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। वो किस तरह से फॉर्म हुआ, उसके क्या क्या फैसेट्स हैं, उसके क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरह से वो खत्म हुआ, वो हम यहाँ देखेंगे। एक बाइपोलर वर्ल्ड है, दो पोल्स हैं या दो पावर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, वो क्या हैं, किस तरह से फॉर्म हुए, उनके अलायंसेस क्या हैं, नेटो क्या है, वार्सो पैक्ट क्या है, नैम क्या है, ठीक है। ये सब चीजें हम कोल्ड वॉर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर ये बाइपोलैरिटी एंड किस तरह से होती है, क्या होता है, क्या दोनों पावर्स गिर जाती हैं, क्या उनमें से एक पावर गिर जाती है, उसके रीजन क्या होते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो यहाँ देखेंगे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर देखेंगे, शॉक थेरेपी इन रशिया देखेंगे, किस तरह से यूएसएसआर और कंट्रीज के अंदर बढ़ जाता है, उसमें क्या कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स आने की कोशिश करी जाती है जिनको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे।
फिर जब एक बार ये बायपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया, तो हम देखते हैं कि यूएस जो है वो हेजेमनाइज कर लेता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, उसकी सत्ता काम करती है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो यूएस की हेजेमनी किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमको देखने को मिलती है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो हम यहाँ देखेंगे कि गल्फ वॉर में यूएस का कैसे हाथ था, वॉर ऑन टेरर यूएस किस तरह से करता है, और नेचर ऑफ यूएस पावर, अभी डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, इसके अलग अलग फाइनेंशियल रूट्स, ठीक है, इसके और इनडायरेक्ट पर्पसेस, किस तरीके से अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, अपने वीटो एक्सरसाइज करता है, यूएन पे इसका कंट्रोल, तो वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूएस की हेजेमनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर डोमिनेट करती है। देन विल टॉक अबाउट ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर। अब यूएस तो हेजेमनाइज कर ही चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पूरा का पूरा वर्ल्ड पावरलेस है, ठीक है। अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर धीरे धीरे इमर्ज करना शुरू करते हैं, कुछ कंट्रीज आपस में रीजनल ग्रुपिंग्स कर लेती हैं, चाइना एज अ पावर इमर्ज करना शुरू करता है, रशिया एज अ पावर इमर्ज करना शुरू करता है, वो ऑल्टरनेट जो सेंटर्स ऑफ पावर हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन ईयू क्या है, आसियान कंट्रीज क्या है, और उसी तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और किस तरह से काम करती हैं, जो काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करती हैं किसको, यूएस की हेजेमनी को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। देन वी टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर इस दौरान क्या क्या चीजें हो रही होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या कॉजेज हैं, किस तरह से कोऑपरेशन पॉसिबल है, ठीक है, साउथ एशियन स्टेट्स आपस में किस तरह की रीजनल ग्रुपिंग्स कर रहे हैं, सार्क जैसी ग्रुपिंग्स, वो सब हम यहाँ देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन स्टेट्स एंड देयर रीजनल ग्रुपिंग्स, वो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर हो गया तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस। फिर यूनाइटेड नेशंस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, पावर उसमें किस तरह से डिवाइडेड है, उसके परमानेंट मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो कैसे हैं, टेम्पररी मेंबर्स क्या हैं, वो सारी चीजें हम मोस्टली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पढ़ेंगे। यूएन सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर और उसके रिफॉर्म और उसके डिबेट्स, ठीक है। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में किस तरह की हमको इंटरनेशनल सिक्योरिटी मिलती है, क्यों ऐसा है कि लड़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर किस तरह से लड़ाई रोकी जा रही है, व्हाट आर द पॉसिबल मेजर्स ऑफ सिक्योरिटी आज के समय में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, काउंटर टेररिज्म मूवमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ब्लैक लिस्टिंग क्या होता है वो देखेंगे। देन वी हैव एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमको जब पता लग गया कि हम यहाँ पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत डोमिनेंट सवाल है एनवायरनमेंट का, क्योंकि वो किसी देश पे या फिर किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं करता, वो एक इंटरनेशनल इशू है। उस इंटरनेशनल इशू पे किस तरीके से कंट्रीज रिस्पॉन्ड करती हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स क्या होता है, क्या क्या डील्स होती हैं, क्या क्या कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR, ठीक है, ये क्या होता है, कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, ये सब यहाँ देखेंगे। देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, किस तरीके से कंट्रीज आपस में एक दूसरे के पास आ रही है, व्हाई इज वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, इस तरह की चीजें देखेंगे। इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल डायमेंशंस और उसके क्रिटिक्स, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। एमएनसीज, बड़ी बड़ी एमएनसीज जो हैं वो आज के समय में न्यू कोलोनाइजेशन करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। अब कंट्रीज नहीं है, बट एमएनसीज और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कंट्रोल करना शुरू कर रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल इकोनॉमीज को, ये हम यहाँ पे मोस्टली डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारा पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल साइंस की 4 एनसीईआरटीज कवर हो जाएंगी, ठीक है। हमने देख लिया सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जहाँ पे हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल आइडियाज क्या होते हैं, उनके बेसिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर किस तरह से पॉलिटिक्स काम करता है, एंड फाइनली वी हैव कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। आई होप ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। विद दिस वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ये 4 एनसीईआरटीज कवर करने के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे जो है हिस्ट्री, ठीक है। सेम हिस्ट्री के अंदर भी हमारी 4 किताबें हैं। क्लास 11th के अंदर हमारी एक बुक है जो है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ थीम्स के बारे में, कुछ यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे क्लास 11th में। और क्लास 12th में हमारे पास ये 3 किताबें हैं जो इंडियन हिस्ट्री की बात करती हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। वी हैव पार्ट 1 विच इज एंशिएंट हिस्ट्री, देन वी हैव पार्ट 2 विच इज मिडिवल हिस्ट्री, एंड देन वी हैव पार्ट 3 विच इज मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये 3 अगर हम कवर कर लेते हैं तो हम मोस्टली हिस्ट्री का एक बेसिक आइडिया जो है वर्ल्ड हिस्ट्री और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री हम मोस्टली कवर कर लेंगे। इसके बाद जो बची हुई और चीजें हैं जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, उसकी कुछ चीजें तो हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ ही लिया, बट जो बचे हुए पोर्शंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो हम आगे अलग से डिस्कस कर लेंगे। इसको चेंज करते हैं, आई गेस वो येलो कलर इतना विजिबल नहीं था, इसको रखते हैं, ठीक है। थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब जो हमारी एक किताब है 11th क्लास की, उसके बेसिक
क्या आइडियाज हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में हम आज पढ़ेंगे भी नहीं, मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ह्यूमन एवोल्यूशन, अर्ली हंटर गैदरर सोसाइटीज। शुरुआत में अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज किस तरह से फॉर्म हुई, वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, पेस्टोरलिस्ट थे, धीरे धीरे वो कैसे सेटलमेंट्स पे आए, ठीक है, उनको पानी मिला, उनको एग्रीकल्चर मिला, उनको ठहराना आया। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अर्ली सोसाइटीज के बारे में ह्यूमन एवोल्यूशन के थ्रू बात करेंगे। देन वी हैव राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसके अंदर हम मोस्टली बात करने वाले हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, जो हमारी दो रिवर्स है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, उसके बीच में हमारे पास जो माना जाता है फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसकी एक अलग तरह की स्क्रिप्ट थी, कुनेफॉर्म स्क्रिप्ट, उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ पे सिटीज थी, जैसे ऊर जैसी सिटीज और तरह की सिटीज। अर्बनाइजेशन किस तरह से होता था, क्या वहाँ एग्रीकल्चर होता था, ट्रेड की क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, और उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं हमारे पास, हमको कैसे पता लगता है कि ये सारी चीजें वहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड चैप्टर पे आ जाएंगे, विच इज एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर लाया करता है, विच इज द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर के बारे में बात करेंगे, जूलियस सीजर, कॉन्स्टेंटीन। ठीक है, किस तरीके से वो इटली या रोम से शुरू हुआ और धीरे धीरे 3 कॉन्टिनेंट्स उसने कवर कर लिए, विच इज यूरोप, एशिया, मतलब एशिया में एशिया माइनर वाला रीजन, और कुछ हद तक नॉर्थ अफ्रीका। तो वो रोमन एम्पायर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उसमें स्लेवरी और स्लेव ट्रेड किस तरह से होता था, उसकी इकोनॉमी क्या थी, एंड देन विल टॉक अबाउट फाइनली कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, कि रोमन एम्पायर जब हमने देखते हैं कि 1453 के अंदर रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है, जब ऑटोमन एम्पायर में मेहमेद द सेकंड जो है वो रोमन एम्पायर के कॉन्स्टेंटीन 11 को डिफीट कर देते हैं फाइनली, और ऑटोमन एम्पायर जो है वो एशिया माइनर के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, विच इज द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। ठीक है, यहां पे हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ इस्लाम के बारे में। इस्लाम एज ए रिलीजन किस तरह से शुरू हुआ, ठीक है, उसको क्या पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, ठीक है, उसके कैलिफेट्स या खलीफा जिसे बोलते हैं वो क्या थे, और उसकी अर्बन इकोनॉमी, उसके बेसिक रूल्स, बेसिक लाइफस्टाइल वो क्या होता है, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। देन वी टॉक अबाउट अनदर एम्पायर विच इज द मंगोल एम्पायर इन द चैप्टर नोमैडिक एम्पायर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे मंगोल्स की। ठीक है, मंगोल्स कौन थे, ठीक है, वो पेस्ट्रोलिस्ट थे, वो हंटर गैदरर्स थे, उसमें हम चंगेज खान की बात करेंगे। ठीक है, एंड हाउ डिड ही establish a society, an empire so big which almost covered the entire of Asia, one of the biggest empires in the world history, which is Genghis Khan। ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन वी हैव द 3 ऑर्डर्स। अब हम आ जाएंगे वापस यूरोप में, कि यूरोप में किस तरीके से सोसाइटल रीऑर्गेनाइजेशन था, किस तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड थी। ठीक है, यूरोप के अंदर जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था, फ्यूडलिज्म था, वो क्या था, उसमें 3 अलग अलग तरह के जो क्लासेस या स्टेट्स थे। सबसे पहले क्लर्जी यानी चर्च, फिर लॉर्ड्स या फिर नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट यानी कि वर्किंग क्लास या जो पेजेंट्स थे वो। उनके बीच में क्या सिस्टम था, टैक्सेशन का क्या सिस्टम था। ठीक है, फिर नाइट्स एज ए न्यू क्लास कैसे इमर्ज करता है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन कैसे देते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर 3 ऑर्डर्स के अंदर। देन वी विल मूव ऑन टू द 7th चैप्टर विच इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। अब जो चर्च की ऑटोनॉमी थी, चर्च का डोमिनेंस था यूरोप के ऊपर, वो धीरे धीरे हल्का होना शुरू होता है, वो धीरे धीरे वीकन होना शुरू होता है। क्यों, क्योंकि यूरोप के अंदर रेनेसां पीरियड आता है, लोग रीजन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, हम क्यों माने कुछ लिखा हुआ, हम अपनी बुद्धि का, हम अपनी रीजन का इस्तेमाल करेंगे। एनलाइटनमेंट पीरियड आता है, बहुत तरह के फिलोसोफर्स और थिंकर्स हम यहाँ देखेंगे, डेकार्ट, लॉक, ह्यूम, और उनके आइडियाज से किस तरीके से लोगों के अंदर जो रिलीजियस डॉगमा भर गया था, जो रूढ़िवाद भर गया था, वो पीछे छूट के रीजन या फिर बुद्धि जो है, बुद्धिवाद, रैशनलिज्म, वो किस तरीके से इमर्ज करता है। रेनेसां पीरियड, ह्यूमनिज्म, यानी कि हम सेंट्रल आइडिया ह्यूमंस को रखेंगे, ह्यूमन की बात करी जाएगी रादर देन किसी अदर वर्ल्डली चीज के बारे में बात करने से। हमारा सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट जो होगा वो ह्यूमंस रहेगा। फिर प्रिंट कल्चर किस तरह से शुरू होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस इमर्ज होती है 15th सेंचुरी के अंदर, उसमें बाइबल पब्लिश होती है। ठीक है, बाइबल के आने के बाद हम देखते हैं कि लोगों को अब किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी क्लर्जीमैन की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो खुद बाइबल पढ़ सकता हूँ, उसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर मार्टिन लूथर किंग आते हैं, किस तरीके से प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है वो शुरू होता है, और उस सब के बारे में वो सारे डिबेट्स और आइडियाज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन विल मूव ऑन टू द अदर चैप्टर विच इज कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स। किस तरीके से यूरोपियन कोलोनाइजेशन होता है, स्पेनिश लोग, डच लोग, ब्रिटिश लोग किस तरीके से थर्ड वर्ल्ड के अंदर, अमेरिकाज में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपना कोलोनाइज
करना शुरू करते हैं, अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू करते हैं अपने इकोनॉमिक गेन के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ दोज पीपल। ठीक है, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वहां पे इंडिजिनस लोग जो थे, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनको किस तरह से हटा दिया गया और खुद अपनी पावर डोमिनेट करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, एट देयर कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स, दे गेन्ड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और इसी पैसे से जो इन्होंने यहां से कमाया, वो सारा पैसा लगा दिया यूरोप में इंडस्ट्रीज के ऊपर, और उसी से शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। ब्रिटेन का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ, ठीक है, किस तरीके से ये जो पैसा जो कॉलोनीज से लाया गया था, वो ब्रिटेन के अंदर फंड किया गया, ब्रिटेन की कॉलोनीज, सॉरी, ब्रिटेन की फैक्ट्रीज, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज किस तरह से डेवलप करी गई एट द हैंड्स ऑफ दोज कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। फैक्ट्री सिस्टम किस तरह से आया, सोसाइटल चेंज कैसे होना शुरू हुआ, फ्यूडल समाज कैसे बदला, ठीक है, अब कैसे इंडस्ट्री के ऊपर ये लोग आ रहे हैं। देन वील मूव ऑन टू अनदर दिस आइडिया, जो इसी का कंटिन्यूशन है, कोलोनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका। इसको हमने डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका जो है, उसके अंदर किस तरह से इन्होंने कॉलोनीज बनाई, वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को एक्चुअल इनहेबिटेंट्स नहीं माना गया इन द यूरोपियन लीगल सेंस, ठीक है, और वहां पे कैसे उनको डिस्प्लेस किया गया और अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी गई। देन वील टॉक ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर और द लास्ट चैप्टर विच इज पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। किस तरीके से ये मॉडर्न वर्ल्ड, ये ग्लोबल वर्ल्ड एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ। इसमें हम दो कंट्रीज की बात करेंगे, जापान और चाइना। जापान के अंदर मेजी रेस्टोरेशन की बात करेंगे, और चाइना में किस तरीके से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, ठीक है, किंग डायनेस्टी 19 फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी के अंदर डिक्लाइन कर जाती है, और उसके बाद कैसे माओ जेडोंग आते हैं और फिर शाओ जिनपिंग आते हैं, और किस तरीके से वो चाइना को एज ए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बना देते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैव बीन गोइंग ऑन इन द लास्ट 100 to 150 ईयर्स। और उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है, वो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन वील मूव ऑन टू क्लास 12th, ठीक है। क्लास 11th के अंदर हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं, और क्लास 12th के अंदर हमारी 3 बुक्स हैं जो हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ठीक है। एंशिएंट इंडिया के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे, हड़प्पन कल्चर क्या था, उनकी टाउन प्लानिंग क्या थी, इकोनॉमी किस तरह से थी, और क्या क्या पॉसिबल कॉजेस थे उनके डिक्लाइन के, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अर्ली स्टेट्स किस तरह से फॉर्म हुए, किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स हमारे पास थे आज से 2000, 3000, 4000 साल पहले इंडिया के अंदर, ठीक है। एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारे पास, किस तरह से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ। मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, ठीक है। फिर मौर्यन एम्पायर जब टूटेगा तो उसके बाद और रीजनल स्टेट्स या अदर एम्पायर्स, छोटे एम्पायर्स बनेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उसके पिटफॉल्स क्या थे, उसके फायदे क्या थे। फिर हम बात करेंगे किनशिप, कास्ट एंड क्लास की। महाभारत तो एक बेसिक तरीके से एक टेक्स्ट की तरह देखा जाएगा, उसके अंदर से हम क्या इन्फर कर सकते हैं उस समय की इंडियन सोसाइटी के बारे में, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर्स किस तरह से, स्ट्रैटिफिकेशन किस तरीके से थे, क्या वो जस्टिफाइड थे, अनजस्ट थे, ठीक है। वर्ण सिस्टम क्या होता है, जाति कहाँ से आया, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन वील टॉक अबाउट 2 मेन रिलीजन विच इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। लगभग 600 BC के आसपास हम देखते हैं कि बुद्ध और महावीर जो हैं, वो एक नया रिलीजन शुरू करते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। उनको शुरू करने के क्या क्या कारण थे, ठीक है, फिर वो किस तरह से फ्लरिश करते हैं, कितना फ्लरिश कर पाते हैं, अगर जैनिज्म इतना नहीं बढ़ पाता जितना बुद्धिज्म बढ़ पाया तो उसके क्या कारण थे, ठीक है। और मोनेस्टिक लाइफ क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से यार आप एक मंक बन जाते हैं और फिर उसके बाद आपका जीवन किस तरह से होता है एज अ भिक्षु, वो सब चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इनकी रिलीजियस आइडियाज, इनकी फिलोसफी, इनके लाइफस्टाइल, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, और अब हम आ जाते हैं मीडिएवल टाइम्स में। मीडिएवल टाइम्स में हम देखते हैं थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। इंडिया में जितने भी ट्रैवलर्स आए, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, उनके क्या क्या ट्रैवल अकाउंट्स थे, उनके क्या क्या ट्रैवलॉग्स थे, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा, ठीक है, किस तरह के अकाउंट्स दिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा, सोसाइटी के बारे में क्या कहा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अल बिरूनी के क्या क्या आइडियाज थे, इब्न बतूता, ठीक है, बर्नियर, ये लोग इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग, जेएस मिल जैसे लोग जो इंडिया कभी आए नहीं, उन्होंने इंडिया के ऊपर बुक लिखी, तो उनके क्या आइडियाज थे। तो ये सब चीजें इस चैप्टर में देखेंगे। देन वील टॉक अबाउट भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट्स किस तरह से शुरू हुए, भक्ति मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, सूफी मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, उनके बीच में आपस में क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थे, क्या कॉजेस थे उनके शुरू होने के, क्या फीचर्स थे उस मूवमेंट के, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देन वी टॉक अबाउट एन इंपीरियल कैपिटल विच इज विजयनगर एम्पायर।
अब हम आ जाएंगे साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहां पे आर्किटेक्चर कैसा था, सोसाइटी किन लाइंस पे डिवाइडेड थी, किस तरह से एस्टैब्लिश करी गई थी, और किंगशिप के क्या क्या रूल्स थे, वो यहाँ देखेंगे। मूविंग ऑन, अब हम आ जाते हैं पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। यहाँ पे हम मुगल्स की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम मोस्टली दिल्ली सल्तनत कवर कर लेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स पे आएंगे कि मुगल एग्रेरियन सिस्टम क्या था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तोदरमल की क्या क्या पॉलिसीज थी, ठीक है, उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, वो सब चीजें, ठीक है। एन अकबरी, अकबर के टाइम पे था। फिर आगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ देखेंगे, टैक्सेशन सिस्टम्स भी। देन we'll move on to the मुगल कोर्ट, their paintings, ideas of kingship, ठीक है। कंटिन्यूइंग विद मुगल एम्पायर, उनके आगे आर्ट और कल्चर के बारे में जितना भी हम डिस्कस कर सकते हैं, उनकी पेंटिंग्स किस तरह से थी, किस तरह से वो पैटर्नेज देते थे अलग अलग आर्टिस्ट को, पेंटर्स को, ठीक है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देन we'll move on to the नेक्स्ट सेक्शन विच इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम कवर करेंगे ये चैप्टर्स। सबसे पहले कोलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था 1793 के अंदर, बंगाल पेजेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम थी, इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ, ठीक है। इस तरह के सवाल 18th सेंचुरी के अंदर जो जो इश्यूज थे, कुछ पर्टिकुलर सिलेक्ट इश्यूज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर 1857 के अंदर जो रिवोल्ट हुआ, ठीक है, क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था, क्या ये एक सिपाही म्यूटिनी था, इसके क्या क्या कारण थे, किस तरह से इसने अपना कोर्स पकड़ा और उसको सप्रेस किस तरह से किया, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, ठीक है। जब एक बारी रिवोल्ट हो गया तो ब्रिटिश जो है जब यहाँ पे रह रहे हैं तो उन्होंने अलग अलग सिटीज एस्टैब्लिश करी, अर्बन प्लानिंग करी। तो ये 3 सिटीज जो हैं, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, ये किस तरह से इनके अंदर टाउन प्लानिंग था, इनके अंदर रेलवे लाइंस किस तरह से आई, ठीक है, इनके अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर किस तरह से हुआ, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरोपियन आर्किटेक्चर का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा इंडियन आर्किटेक्चर पे, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें हम सब कर लेंगे 1915 में जब गांधी आए, फिर उसके बाद उनके अलग अलग छोटे मूवमेंट्स, चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद खेड़ा, फिर हम बात करेंगे खिलाफत एजुटेशन की, ठीक है। वील टॉक अबाउट द नेशनल मूवमेंट्स दैट गांधी लेड, ठीक है। फिर सिविल डिसोबीडियंस की बात करेंगे, फिर डू और डाई मूवमेंट और किस तरीके से वो हमको इंडिपेंडेंस तक लेके गए, वो यहाँ देखेंगे। चंपारण मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गांधी को सेंटर में रख के। देन वील टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, कि पार्टीशन होने के क्या क्या कारण थे, माउंटबैटन प्लान क्या था, दोनों का उस तरीके से डिवाइड करने, उसमें क्या क्या एग्जीक्यूशनरी प्रॉब्लम्स थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे दोनों देशों के लिए, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके कॉजेज, उसके इवेंट्स और आफ्टरमैथ ऑफ 1947। और फाइनली जब हम आज़ाद हो गए तो हमने किस तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, जब कॉन्स्टिट्यूशन को 3 साल लग गए बनने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स क्या क्या थे, ठीक है। अंबेडकर साहब ने किस तरह के आइडियाज को, फाउंडेशनल आइडियाज रखा हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और फाइनली 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स एंड इट्स की प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसके साथ हमारा जो है क्लास 11th और क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज कवर हो जाएंगी। 11th क्लास में हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करी थी और 12th क्लास में हमने इंडियन हिस्ट्री की बात करी, तीनों कॉन्टेक्स्ट में, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आफ्टर दिस वील मूव ऑन टू द थर्ड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। अब आपका जो सिलेबस है उसमें एग्जैक्टली प्रिसाइजली इकोनॉमिक्स की बात नहीं करी गई है, वहां बात करी गई है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। तो आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, बट इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट्स पहले पता होने चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए, और उसी के लिए हम एनसीईआरटीज को कवर करेंगे। तो ये 4 एनसीईआरटीज हैं जिसमें से 3 और स्पेशली 2 एनसीईआरटीज हमको डिटेल में कवर करनी है। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th एनसीईआरटी, और फाइनली इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा ये दोनों बुक्स भी हम पढ़ेंगे बट बहुत ही ज्यादा ब्रीफली, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के लिए हमको बस इतना स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए कि हमको मीन मीडियन मोड समझ आ जाए, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी समझ आ जाए, डेटा किस तरह से कलेक्ट होता है उसके बहुत ब्रीफ तरीके से। तो एक एंटायर लेक्चर के अंदर मैं आपको ये पूरी बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिटेल में समझा दूंगा। सिमिलरली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हमको कुछ ही कॉन्सेप्ट चाहिए जिससे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स ढंग से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मुझे बात करनी पड़ेगी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, ठीक है, कि किस तरीके से हम हमारे देश के जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब चीजों को समझेंगे। उन सब चीजों को समझने के लिए और इकोनॉमिक फ्लो को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। यानी कि बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे एक समेशन ऑफ
डिमांड और सप्लाई क्या होता है, उसके लिए हमको पहले बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे समझना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई के क्या क्या रूल्स और क्या क्या लॉज होते हैं, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से जहां जहां पे हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी, बस उतना ही हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करना है, ठीक है। तो इट इज प्रिसाइजली दिस एंड दिस बुक विच वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर आवर सिलेबस। ये दोनों जो है ये हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ही कम, और माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां वहां पढ़ेंगे, वो लॉस पढ़ेंगे जो हमको एक्चुअली इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं हमारी पहली बुक विच इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का व्यू क्या था, ठीक है। किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमारी क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से हमने उनको डील करने की कोशिश करी, ठीक है। कॉलोनियल इकोनॉमी कैसे थी, ब्रिटिश के टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी, और किस तरीके से हमें डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रिटेन बीइंग इंडस्ट्रियलाइज्ड। हमें किस तरीके से लूटा गया, हमें किस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट्स को किस तरीके से कर्व किया गया, इंडस्ट्री को दबाया गया, खत्म किया गया, जिससे मैनचेस्टर में या यूरोप में जो है कपड़ों की और इंडस्ट्रीज बढ़ सके। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और डेमोग्राफी, ठीक है, किस तरीके से कॉलोनियल इकोनॉमी काम कर रही थी, ब्रिटिश इकोनॉमी 200 साल में किस तरीके से उनको इकोनॉमिक प्लानिंग थी और उससे हमें क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हुए, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जब वो लोग चले गए तो हमको अपना देश चलाना है, हमको अपनी इकोनॉमी चलानी है, तो हम बात करेंगे किसकी, इकोनॉमिक प्लानिंग की, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स क्या क्या थे, हर 5 ईयर प्लान में किस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया गया था, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कब एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, कब हेवी इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया, ठीक है। ये सब चीजें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 1950 से लेकर 1990 तक इन 40 साल में जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स क्या थे, आईपीआर 1956 मैं बताऊंगा क्या होता है, और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम चलेंगे 1990 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स पे, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी, कि क्या ऐसा हुआ, ठीक है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, जिसकी वजह से हमको एक्चुअली जरूरत पड़ी लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। इन तीनों वर्ड्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इनका मतलब क्या है, किस तरीके से ये मैनिफेस्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी पे, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस पीरियड के दौरान एक लाइसेंसिंग थी, इसको लाइसेंस राज कहा जाता है, वो धीरे धीरे खत्म किया गया, लिबरलाइज किया गया, पॉलिसीज को और स्मूथ बनाया गया, ठीक है। 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उनको डिस्कस करेंगे। एलपीजी पॉलिसी क्या थी, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों हमको यहाँ पढ़ना जरूरी है, और उसके फाइनली आउटकम्स क्या थे, क्या उसका रिजल्ट था, क्या वो अच्छा था, क्या वो बुरा था, उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एक थीमेटिक स्टडी की विच इज द आइडिया ऑफ पॉवर्टी, गरीबी। हमारे देश में गरीबी किस तरीके से दिखती है, उसका मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, उसके लेवल क्या है, वर्ल्ड के लेवल पे हमारी पॉवर्टी क्या है, अलग अलग इंडिसेस की बात करेंगे हम, डेफिनेशन क्या है पॉवर्टी की, अलग अलग डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती है, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ध्यान दिया जाए जिससे हम पॉवर्टी को नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। फिर उसके क्या क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। फिर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है, एमजी नरेगा या फिर और बहुत तरह के प्रोग्राम्स थे जिनकी वजह से ये पॉवर्टी को कर्ब करने की या कम करने की कोशिश की गई। तो वो एंटी पॉवर्टी मेजर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स क्या क्या थी थ्रू आउट दीज ईयर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। हम देखते हैं कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो क्या ये पॉपुलेशन हमारे लिए नुकसान है या फिर हमारे लिए बेन है, इज इट अ बून और अ बेन, क्या ये वरदान है या नुकसान है, श्राप है। तो हम देखते हैं कि ह्यूमंस को, इस पॉपुलेशन को हम पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स की फॉर्म में देखते हैं, और अगर ये एक रिसोर्स है तो इसको किसी तरीके से इनपुट दिया जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, इन सब सर्विसेज के थ्रू इस ह्यूमन कैपिटल के अंदर इंजेक्ट किया जाएंगे, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज, और कैसे वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ एज इन्वेस्टमेंट एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू दिस, ठीक है, किस तरीके से ये एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करना, जिसके रिजल्ट्स हमको बाद में दिखेंगे, और क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या पॉलिसीज लाई गई थ्रू आउट द ईयर्स गवर्नमेंट के दौरान, ठीक है, इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को फॉर्म करने के लिए हमारे कंट्री में, वो यहाँ पे डिटेल में
डिस्कस करेंगे। देन वील मूव ऑन टू चैप्टर 6 विच इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल इंडिया क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन समथिंग एज रूरल और अर्बन, ठीक है, उसके क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम है रूरल इंडिया के, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, क्रेडिट प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे मोस्टली प्राइमरी सेक्टर हमको दिखता है। तो ये जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्रेडिट किस तरह से लिया जाता है, ठीक है, लोन के प्रोसेस क्या क्या होती है, मनी लेंडिंग क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर मार्केटिंग कैसे करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये जो नया चीज है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है, जो एक नया बूम आ रहा है इंडस्ट्री में, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देन वी मूव ऑन टू अनदर थीमेटिक स्टडी विच इज द आइडिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार की बात करी जाएगी कि ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन और इसके क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है, किस तरह से इंप्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ या घट रहा है, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है और उसके क्या क्या रिलेटेड इश्यूज हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, बेरोजगारी के क्या क्या फॉर्म्स, क्या क्या मैनिफेस्टेशंस है, जिस फॉर्म में हमको अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे बात करेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिर कुछ स्कीम्स की भी बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स जो लाई हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ठीक है, फिर बात करेंगे एक और थीम के जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, किसी भी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स का, डैम्स का, ये जो कंस्ट्रक्शन है उसके क्या इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के क्या इश्यूज आते हैं, डिस्प्लेस करा जाता है जब लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, इस तरह के इश्यूज जो हैं इस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एनर्जी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में किस तरीके से डेवलप हुआ, ठीक है, एम्स किस तरह से बने, और एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के जो सोर्सेज हैं, के जो इंडस्ट्रीज हैं, वो किस तरीके से सेटअप की जाती है, उनके क्या क्या रिलेटेड इश्यूज हैं वो यहाँ देखेंगे, और क्या क्या रिफॉर्म्स आएगा हमारी कंट्री में इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेके। देन वी टॉक अबाउट, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे मोस्टली यही डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किस तरह से एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो एनवायरमेंट का तो इशू है ही, बट उसको इकोनॉमी से किस तरह से रिलेट किया जाता है, क्यों हम उसको इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटेजीज, ठीक है, कि हमको जो है अपने रिसोर्सेस इस तरीके से बचाने हैं कि प्रेजेंट यूज के लिए भी चाहिए और बाद में भी वो बचे, बट इसका काउंटर स्ट्राइक बैलेंस ये देखना है कि हमको इकोनॉमिकली ग्रो भी करना है, डेवलपमेंट भी चाहिए, तो हाउ डू वी बैलेंस एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी एट द सेम टाइम, ये यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि हमको रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे स्विच भी करना है बट इतना महंगा भी ना हो कि हम डेवलप ही ना कर पाए रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट करने के लिए, तो हाउ डू वी मैनेज, हाउ डू वी स्ट्रेटेजाइज दीज सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन फाइनली वील हैव थ्री डिफरेंट मॉडल्स, हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तीन डिफरेंट इकोनॉमीज का, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस पाकिस्तान, इनके क्या क्या डेवलपमेंट मॉडल्स थे, ठीक है, जब से लगभग 1950s के बाद से किस कंट्री ने किस तरह के मॉडल इस्तेमाल किया एंड व्हाट रिजल्ट्स डिड इट रीप, ठीक है, क्या रिजल्ट्स आए उसकी वजह से और क्या क्या हम इस कंपैरेटिव एनालिसिस से सीख सकते हैं। तो इसके साथ हमारा जो है ये बुक मोस्टली कवर हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक आपको ब्रॉड पिक्चर, एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग हुई है, क्या क्या हमारे इश्यूज रहे हैं, हमने उसको किस तरह से टैकल किया है, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, उसके क्या क्या लर्निंग्स हम ले सकते हैं जिससे फ्यूचर में जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग करें तो उसके लिए हमारे लिए सब हेल्पफुल हो, ठीक है। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक जो 11th की दूसरी बुक है विच इज स्टैटिस्टिक्स, और ये हमारे लिए इतना जरूरी है नहीं, बेसिक मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, रोल क्यों जरूरी, क्यों स्टैटिस्टिक्स जरूरी है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा सैंपलिंग क्या होता है, जब एक बार हमने डेटा ले लिया उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ्स के थ्रू, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, ये सब यहाँ देख लेंगे, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट ये सब आप लोग किसी भी और जब भी आप मेंटल एबिलिटी या मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, तो आप ये बेसिक मीन मीडियन मोड निकालना सीख ही जाते हो, ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको मीन मीडियन मोड के बारे में आइडिया दे दूंगा और कुछ थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो सब चीजें, काई स्क्वायर मेथड थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, ये सब हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए हमारी इतनी जरूरत है नहीं, ठीक है, हमको डिटेल में इकोनॉमिक्स में जाना नहीं है, हमको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है और उसको पढ़ने के लिए जितना हमको जरूरत होगी उतना हम एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 2 लेक्चर। देन वील मूव ऑन टू अनदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बुक स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट अगेन उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है।
जब हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्लेयर्स की बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, जैसे मैं एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्लेयर या स्टेक होल्डर हूँ, ठीक है, मेरी अपनी एक पॉकेट है, मेरी हो सकता है एक इनकम आती हो, मेरा एक खर्चा हो, मेरी एक सैलरी हो, तो मैं किस तरह से अपनी इकोनॉमिक्स प्लान करूंगा। अगर मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं कुछ बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं टॉयज़ बनाता हूँ, तो वो टॉयज़ बनाने में मेरा कितना खर्चा आता है, मैं कितने में बेचता हूँ, क्या क्या फैक्टर्स मैं कंसिडर करता हूँ, प्राइस किस तरह से डिसाइड होता है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। या फिर फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली, एक छोटा यूनिट है, उसकी इकोनॉमी किस तरह से देखी जाती है, वो क्या घर में सामान लाएगा, किस हिसाब से अगर इन्फ्लेशन होगा तो वो कम करेगा, ज़्यादा करेगा, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी डिमांड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात होती है, इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स की, छोटे स्टेक होल्डर्स की बात होती है। एक इंडिविजुअल फर्म हो गया, एक इंडिविजुअल फैक्ट्री हो गया, एक दुकान हो गया, एक इंसान हो गया, ये सब चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर जब इन सबको साथ में कलेक्ट कर लिया जाता है, इन सबका एग्रीगेट ले लिया जाता है, एक बड़ी इकोनॉमी बन जाता है, एक बड़ा सिस्टम हो जाता है, उस सिस्टम को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी, तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उसमें मैं भी इंक्लूड होऊंगा, ठीक है, आप लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे, हो सकता है आप लोग कुछ और प्रोड्यूस करते हो, वो चीज़ भी इंक्लूड होगी। तो जब सब चीज़ें हम एज एन एग्रीगेट देखते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो है दिस इज आर कंसर्न, क्योंकि हमको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, एज अ यूनिट हमको पढ़ना है। उसके लिए हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स, जो थ्योरीज, जो लॉज पढ़ने की जरूरत है, वो मैं आपको इस बुक से पढ़ा दूंगा, जिससे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जो बेसिक टर्म्स हैं, डिमांड सप्लाई कर्व क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें जो है मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, जिससे 2 या 3 लेक्चर के अंदर मैक्सिमम, जिससे हम ये कवर करने के बाद डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से आप चीजें कंज्यूम करते हो। अगर मुझे आज फॉर एग्जांपल मान लो कोई दाल खरीदने जाना है, तो अलग अलग तरह की दालें हैं, तो मैं किस तरह से डिसाइड करूंगा, मेरी पॉकेट के हिसाब से, उसके एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, ब्रांडिंग के हिसाब से, बहुत सारी चीजों के हिसाब से। तो कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से काम करता है, ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व्स क्या होता है, ये सब इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर कॉस्ट कर्व्स क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बेसिक मार्केट के रूल्स क्या क्या होते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बेसिक ग्राफ पढ़ना आपको सीखना आ जाएगा कि डिमांड ग्राफ क्या होता है, सप्लाई ग्राफ क्या होता है, ठीक है, और उनके लिए इक्विलिब्रियम किस तरह से देखा जाता है, उसके बेसिक्स ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम, ये जो मैं आपको बता था, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब एक बार इक्विलिब्रियम बन जाता है तो उस हिसाब से हम फिर प्राइस किस तरह से सेट करते हैं। अगर मुझे मान लो एक साबुन बेचना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं 15 रुपए का बेचूं या 18 रुपए का, तो क्या ये मैं डिसाइड करता हूँ, क्या ये मार्केट डिसाइड करती है, इस तरह के सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नॉन कंपेटिटिव मार्केट्स क्या होते हैं, वो मार्केट जहां पर ढंग से कंपटीशन क्लियरली नहीं दिखता है, क्या वहां मोनोपोली होती है, क्या इंडिविजुअल मार्केट का एक ही कोई फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, कोई प्राइवेट प्लेयर ही है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह की टेंडेंसीज भी हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ब्रॉडली मैक्सिमम 3 लेक्चर में इसको हम कवर कर लेंगे। देन वील मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट बुक, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर को बहुत डिटेल में एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, ठीक है, क्योंकि यही आपका एक्चुअली इंपॉर्टेंट है जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, एक तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी ने एक्चुअली काम किया है ओवर द टाइम, वो हमने 11th क्लास की पहली एनसीईआरटी में देख लेना है, जो हमारी पहली बुक थी। और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल होता क्या है, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर अभी हम बाद में ज्योग्राफी की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसी तरह का डिवीजन है, कि पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे और फिर उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन देखेंगे इंडिया के ऊपर। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की कैसी है, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया की कैसी है। इस तरह का जो डिस्कशन है लगभग ये कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पढ़ लेंगे, और जो एक्चुअल इकोनॉमिक प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, वो हम यहाँ पे 11th क्लास के एनसीईआरटी में ऑलरेडी देख चुके होंगे, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, हर सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डिमांड सप्लाई, ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख लेंगे, और उनको कैसे पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमिक्स की या माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कि प्रोडक्शन या रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट हमारी जो डिमांड्स हैं, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है। तो इनके बीच में किस तरह से ऐसे ब्रिजिंग करी जाए कि जब अनलिमिटेड वांट्स या डिमांड्स हैं और रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड ही हैं, तो कैसे इसके बीच में जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं प्रोड्यूस कैसे करूं और फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं। ये 3 सवाल जो फाउंडेशनल सवाल होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो हम यहाँ देखेंगे। फिर माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग,
ठीक है, हमारा देश इकोनॉमिकली कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या पिछले साल हमने इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म किया, क्या बुरा परफॉर्म किया किसी दूसरे देश के कंपैरिजन में, ठीक है, हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है। ये तरह के सवाल हम कैसे देख पाएंगे, जब हम हमारी इकोनॉमी को, हमारी इनकम को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमी, ठीक है, कि मैं बोलूँ कि इंडिया की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के कंपैरिजन में अभी कम है, तो मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ, किस तरह से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में देखूंगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट करना, ठीक है, किस चीज को, इनकम को, कितना पैसा आया, कितनी इनकम आई, उसको अकाउंट करना एक नेशनल लेवल पे। ठीक है, ठीक है, एक देश जो है किस तरीके से इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, और वो कंपैरेटिवली और देशों के कंपैरिजन में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसको समझने के लिए हमको एक मेजरमेंट चाहिए। उसको कैसे मेजर किया जाए वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी, फिर ग्रॉस हटा के हम नेशनल कैसे कर देते हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब देख लेंगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं, हम ये कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से, किस में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किसको कहाँ यूज करा जाता है, किस रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, कहाँ पे डेप्रिसिएशन देखा जाता है, कहाँ पे नहीं देखा जाता, कहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखी जाती है नहीं देखी जाती, कहाँ पे केवल इंटरनल इकोनॉमी देखी जाती है। तो ये सब सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, किस तरीके से पैसे का जो है वो सर्कुलर फ्लो होता है, इंडिविजुअल से हाउस होल्ड्स, ठीक है, वहां से फर्म्स, बैंक्स, ये किस तरह से पैसा फ्लो करता है इकोनॉमी के अंदर, वो यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, और उसी फ्लो को आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक्चुअली देखेंगे कि पैसा जो है या मनी जो है वो बैंकिंग सिस्टम से कैसे रिलेटेड है, बैंक्स का एक्चुअल रोल क्या होता है, वो किस तरह से क्रेडिट देते हैं, किस तरह से लोन देते हैं आपको, ठीक है, किस तरह से पैसा आपसे लेते हैं। ये सब चीजें जो है पूरा सर्कुलर फ्लो कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड से बैंक के बीच में पैसा किस तरीके से ट्रांसफर होता है। ठीक है, आरबीआई का क्या रोल होता है, आरबीआई का क्या रिलेशन है इन बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स के साथ। ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी किस तरह से आया, हमने देखा कि जब शुरुआत में हमारे पास पैसा नहीं था तो हम चीजें एक्सचेंज करते थे, एक बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम से कैसे कैसे इवॉल्व हो के आज हमारे पास डिजिटल मनी आ गया, यूपीआई आ गया, ठीक है, और फिर क्रिप्टो करेंसी आ गया, बिटकॉइन आ गया। तो ये सब चीजें जो हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, पूरा एवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, हाउ डिड वी कम अप टू दिस प्लेस, आज जिस तरह से हम पैसे को इस्तेमाल करते हैं पहले नहीं करते थे। तो किस तरीके से ये जो मनी है धीरे धीरे धीरे, लीगल टेंडर क्या होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं मनी के, वो यहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे। मनी का सप्लाई किस तरह से होता है, ये जो मैंने आपको बताया चेन किस तरह से काम करती है, इसमें क्या क्या कंसिडरेशन से फैक्टर्स हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आरबीआई का रोल क्या होता है, और क्रेडिट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन में यहाँ पे देखेंगे। देन we'll talk about determination of income and employment। यही चीज यहां से कंटिन्यू करते हुए नेशनल इनकम अकाउंटिंग से, कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। एग्रीगेट डिमांड सप्लाई क्या होता है, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले देख लेंगे कि डिमांड और सप्लाई एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, उनके क्या लॉज होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, फिर उनका इक्विलिब्रियम कर्व, फिर उसको हम एक नेशनल लेवल पे, एक एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसी को हम इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, और यही इन सबको जब हम समेशन करके या फिर एग्रीगेट करके डिमांड सप्लाई को देखेंगे, उसको ही हम एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कहते हैं। फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, ये सब वर्ड्स आपको नहीं लग रहे होंगे, बट बहुत सिंपल है, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट किस तरीके से रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट बजटिंग क्या होता है, किस तरीके से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट कहते हैं वो आता है। ठीक है, और इकोनॉमी किस तरह से बजट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल का क्या मतलब होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, डेफिसिट का मतलब क्या, कि गवर्नमेंट कुछ खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यू आ रहा है, अगर खर्चा कभी ज्यादा हो गया इस रेवेन्यू से, इस इनकम से, तो जो पैसा बच जाता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में और बहुत बेसिक तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, कि आपको, आप जब आगे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ो तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिस्कल या रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, ये सब यहाँ देख लेंगे। देन विल मूव ऑन टू ओपन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमी का मतलब अब हम नेशन से ऊपर चले जाएंगे, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी फंक्शन करती है दूसरी इकोनॉमीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक देश के साथ में ट्रेड कैसे करता हूँ, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। जब हमने देखा था कि बीओपी क्राइसिस हमारे आ रहे हैं जिसकी वजह से 1991 रिफॉर्म्स आए थे, तो ये क्या है। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टर्स कैसे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है। ठीक है, ये सब यहाँ देखेंगे।
बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, एक्सचेंज रेट कैसे कहते हैं, किस तरीके से किसी दूसरे कंट्री की करेंसी हमारी करेंसी से उसको कैसे इक्वेट किया जाता है, डॉलर का प्राइस ऊपर हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है, इंडियन रुपीस के रिस्पेक्ट में ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज रेट यहाँ देखेंगे। और फिर ट्रेड किस तरह से हम करते हैं, बायलैटरल ट्रेड कैसे करते हैं कंट्री के साथ, ये सब चीजें हम यहाँ पे फाइनली डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हमारे चारों बुक्स जो हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी दो बुक्स जितना हमारे लिए जरूरी होगा उतने रिस्पेक्ट में, उतने अमाउंट में उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू अनदर सब्जेक्ट विच इज ज्योग्राफी, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, पॉलिटी देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, इकोनॉमिक्स देख लिया, और फाइनली हम अब देख रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है। ऑल्दो ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डील विद, सबसे पहले हम शुरुआत ज्योग्राफी से ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को इकोनॉमी और ज्योग्राफी में दिक्कत आती है, पॉलिटिकल और हिस्ट्री तो आप मोस्टली समझ ही लेते हो, ठीक है, सबको ही लगता है कि उसका उनका स्ट्रांग है। तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो है उसके बेसिक कंसेप्ट्स को एकदम सिंपली ब्रेक डाउन करना यहाँ पे हमारा एम रहेगा, ठीक है। कि ज्योग्राफी के जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है कि क्लाइमेट समझ नहीं आता, किस तरह से विंड सिस्टम काम करता है, किस तरह से टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर ये सब काम करता है, उसको एकदम सिंपल तरीके से हम यहाँ पे समझ लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद ज्योग्राफी एंड देन वील मूव ऑन टू इकोनॉमी, ठीक है। फिर हम पॉलिटी और हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो एक बार ब्रॉडली समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमको ज्योग्राफी में यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। चार बुक्स हैं और चारों ही बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए इन सब सब्जेक्ट्स में से तो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जरूरी ज्योग्राफी की है। बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, ज्योग्राफी के लिए भी हैं, बट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू दीज फोर सब्जेक्ट्स एटलीस्ट, ठीक है। कि ये बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि और स्टैंडर्ड बुक्स के कंपैरिजन में ये फिर भी बहुत अच्छी तरह से लिखी गई, ठीक है। तो अगर आप कुछ और नहीं भी पढ़ते हो, केवल एनसीईआरटीज ही अच्छे से पढ़ लेते हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन जाएगा ज्योग्राफी के लिए। 80 to 90% ज्योग्राफी आपको इसी से कवर हो जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन यूपीएससी लेवल तक आपको माजिद हुसैन या जीसी लियोंग ये सब के भी को डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कुछ जगह जहां पे जरूरत होगी कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, वो मैं आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट अगर आपने ये चार किताबें एनसीईआरटी अच्छे से इन पे आपकी कमांड हो गई तो आपका ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो ये चार किताबें हैं जो हमको पढ़नी है। मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया पहले ही बता दिया था, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ज्योग्राफी को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, एकेडमिक कन्वीनियंस के लिए, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में वो सब चीजें देखते हैं जो एक्चुअली टेंजिबल हैं, जिनको देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, ठीक है। जैसे पहाड़, जैसे प्लेट्यूज, जैसे नदी, जैसे हमारा एनवायरनमेंट, पानी, ये सब चीजें जो है, हमारी अर्थ, अर्थ का इंटीरियर, ठीक है, ये सब चीजें हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी क्योंकि एक सब्जेक्ट है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके कुछ थ्योरीज होंगी, ठीक है, उसके कुछ डेफिनेशंस होंगे, तो जो उसके बेसिक्स या फंडामेंटल्स हैं वो हम पहली बुक में कवर करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अमंग द फोर, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे आपके किसी भी पेपर में, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में 5 चीजें मोस्टली हमको पढ़नी होती है, ये एक ब्रॉड डिवीजन है। सबसे पहले हमको अर्थ के बारे में पढ़ना है कि जहां पे हम रह रहे हैं, जो ये अर्थ है वो किस चीज से बनी है, उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये फॉर्म हुई, इसका ओरिजिन क्या है, इसका एवोल्यूशन क्या है, तो अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्थ की ही 3 फैक्टर्स, ठीक है, लैंड, एयर और वाटर, धरती, जमीन, हवा और पानी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी, ठीक है। ये चीजें जो हैं इसको यहां लिख देते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फाइनली जहां पे ये तीनों प्रेजेंट हैं, इनकी प्रेजेंस से जो पैदा होता है, जैसे हम बोलते हैं लाइफ या जीवन, और यहां पे हम पढ़ेंगे बायोस्फेयर या फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स हैं, अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और बायोस्फेयर, ठीक है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ये 5 चीजें हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे। जब हमको फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझ आ गए, अब हम मूव करेंगे और अप्लाई करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमारी कंट्री के ऊपर, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। और कौन सी ज्योग्राफी? इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी।
इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ये एक्चुअली क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सीख लिया कि माउंटेन क्या होता है, किस किस तरह के माउंटेन होते हैं, वो किस तरह से फॉर्म होता है, उसमें फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। अब मुझे पता लगा कि फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या है, फिर मुझे बाद में समझ आएगा, पता लगेगा कि अच्छा फोल्ड माउंटेन्स हमारे देश में भी हैं, जो हिमालयाज हैं वो एक्चुअली यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो जब मैं हिमालयस पढ़ूंगा तो मैं यहाँ पढ़ूंगा, बट जब मैं फोल्ड माउंटेन्स की इन जनरल एज ए थीमेटिक स्टडी पढ़ूंगा तो वो मैं उसको इस बुक में ही कवर कर लूंगा। समझ आया, जो थीम्स हम यहाँ पढ़ेंगे और फिर उन्हीं थीम्स का एप्लीकेशन इंडिया के ऊपर क्या होगा। अब मैं देख लूंगा कि रिवर का मतलब क्या होता है, रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, किस तरह के लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करती है, ठीक है, किस तरह की इरोजनल डिपोजिशनल प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होती है, मियांडरिंग क्या होती है। फिर जब मैं यहाँ पे इंडिया के रिवर्स की बात करूंगा तो वो कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करूंगा कि अच्छा मियांडरिंग इस तरह से होती है, तो गंगा प्लेन के अंदर कौन सी नदियां हैं जो मियांडरिंग करती हैं, जो फ्लड प्लेन्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है या इस तरह के जो आइडियाज हैं वो हम इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में डिस्कस कर लेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स इंडिया पे लगाना, ठीक है। सिमिलरली जब हमने फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th कवर कर लिया, अब हम मूव करेंगे सेकंड एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी विच इज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हमको फिजिकल ज्योग्राफी समझ आ गया, जो टेंजिबल चीजें हैं जिनको टच फील देखा जा सकता है, बट हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, एक इकोनॉमिक एक सोशल सिस्टम के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो केवल ये नेचर नहीं है, हम लोग खुद भी एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं किस तरह से एक समाज में रहता हूँ, उसके क्या नियम हैं, किस तरीके से माइग्रेशन होता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ होती हैं। इस ज्योग्राफी या फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद हमको नेचर के बारे में सब समझ आ जाएगा, मैं इस नेचर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता हूँ, किस तरह से इसके रिसोर्सेज इस्तेमाल करता हूँ या फिर मिसयूज करता हूँ। तो वो सारे के सारे चीजें या कॉन्सेप्ट जो है हम ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। और सिमिलरली जिस पैटर्न से हमने क्लास 11th में देखा था कि पहले उसके कॉन्सेप्ट्स फिर इंडिया पे उसका एप्लीकेशन, वही यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके क्या लॉज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, और उन प्रिंसिपल्स को फिर अप्लाई करेंगे किस पे, हमारी कंट्री इंडिया पे। तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी इज बेसिकली व्हाट, इंडियन ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चार किताबें क्या हैं, सबसे पहले हमको पढ़नी है फिजिकल ज्योग्राफी, फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, और वही ह्यूमन ज्योग्राफी फिर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको एक बेसिक आइडिया हो गया वो इनकी चैप्टराइजेशन और किस तरह से यूनिट्स में बटा हुआ वो भी एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही किताब फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, आपको आइडिया है कि फिजिकल का क्या मतलब है, और उसमें हम मोस्टली 5 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका एम क्या है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जियो प्लस ग्राफोस हम देखेंगे, ठीक है। मेजरमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन, पढ़ाई करना, स्टडी करना किसकी, अर्थ की ज्योग्राफी कहलाता है। तो उसके क्या क्या ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं, क्या वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी कि और सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, सोशल साइंसेस के साथ और नेचुरल साइंसेस के साथ, वो हम यहाँ पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या होता है वो देख लेंगे। फिर हम बात करेंगे किसकी, अर्थ की, जो मैंने आपको पहली चीज बताई थी, 5 चीजों में बढ़ा था अगर आप याद होगा। तो अर्थ, और फिर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, और फिर फाइनली एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो हमारी है जिसपे हम रहते हैं वो किस तरह से ओरिजिनेट करी, उसके ओरिजिनेशन से पहले क्या हुआ, यानी कि जिस वजह से, जिस स्टार की वजह से, सन की वजह से पैदा हुआ, उसका ओरिजिन क्या था, और उसको पढ़ने के लिए यूनिवर्स का ओरिजिन क्या था। तो यूनिवर्स की जो ओरिजिन की थ्योरीज है, नेबुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी थ्योरीज, ठीक है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जब एक बार यूनिवर्स के फॉर्मेशन को समझ आ गया, फिर स्टार्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, वो बॉडीज जो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होती हैं, स्टार्स होते हैं, वो किस तरह से फॉर्म हुआ, हमारा सन जो एक स्टार है, एक यंग स्टार है, वो किस तरह से फॉर्म हुआ, उसकी वजह से एक नेबुला या फिर एक गैशियस क्लाउड बना, और उसकी वजह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना, हमारे प्लैनेट्स कैसे बने, और फाइनली हम अर्थ पे आ जाएंगे। फिर अर्थ जब एक बार फॉर्म हो गया तो किस तरह से इवॉल्व हुआ, पहले जैसे अर्थ था और आज जैसा अर्थ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। उस समय जो अर्थ था वो एक बैरन सरफेस था, रॉकी सरफेस था, हॉट बॉल ऑफ गैस था, उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं थी। किस तरीके से वो ठंडा हुआ, किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर बना, हमारा हाइड्रोस्फेयर बना, हमारा लिथोस्फेयर बना, उसका एवोल्यूशन यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अर्थ के इंटीरियर की, ठीक है, कि जिस अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, जिस हिसाब से हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटीज में हम रह रहे हैं, वो डिटरमिन करता है किस चीज पे, वो डिपेंड करता है हमारी फिजियोग्राफी पे, किस टेरेन पे रह रहे हैं,
ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं पहाड़ पे रह रहा हूँ तो मैं अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होऊंगा, अलग तरह का मेरा लाइफस्टाइल रहेगा, अलग तरह का मेरा खाना, मेरा रहन सहन होगा। वो डिपेंड करता है किस पे, फिजियोग्राफी पे। और ये फिजियोग्राफी किस पे डिपेंड करती है कि अर्थ का इंटीरियर क्या है, वो पहाड़ वहां पे किस तरीके से आया। ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर को, इन एंडोजेनिक प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब हम अर्थ के इंटीरियर की बात करेंगे। यहाँ पे हम अर्थक्वेक्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, अर्थ के जो अलग अलग लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फॉर्म हुआ, वो लेयर्स क्या क्या हैं वो यहाँ पे देखेंगे। फिर मूव कर जाएंगे किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, कि किस तरीके से हमारे जो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस क्या हैं वो किस तरह से बने, कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, किस तरह से अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं, टेक्टोनिसिटी क्या होता है, ठीक है, टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू, यहां से शुरू हो जाता है हमारा क्या, लिथोस्फेयर। इसको भी कंसिडर कर ही सकते हैं मोस्टली, ये हमारा लिथोस्फेयर। फिर यहां से एटमॉस्फेयर शुरू ही हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, वाटर इन एटमॉस्फेयर, ये क्लाइमेट चेंज, ये सारा हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे। यानी एटमॉस्फेयर का मतलब क्लाइमेटोलॉजी मोस्टली, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जियोमॉर्फोलॉजी, जब हम लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं। फिर जब हमने एटमॉस्फेयर की बात शुरू कर दी और यहां से यहां तक वो कंटिन्यू करी, दिस इज क्लाइमेटोलॉजी। और फाइनली मैंने आपको क्या बताया था, ओशियनोग्राफी। ठीक है, वाटर या ओशियन स्पेसिफिकली, उसमें मूवमेंट कैसे होता है वाटर का, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जब तीनों चीजें प्रेजेंट हो तो उससे एनवायरमेंट या बायोस्फीयर क्रिएट हो जाता है, तो वो बायोस्फीयर और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी लास्टली डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ये 5 यूनिट आपको समझ आ गए हो। अर्थ के बारे में मोस्टली पढ़ना, ठीक है, फिर लैंड के बारे में पढ़ना, फिर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना, पानी के बारे में पढ़ना, और फाइनली लाइफ या फिर बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना। ठीक है, बायोटिक लाइफ के बारे में पढ़ना। मिनरल्स और रॉक्स किस तरह से होते हैं, रॉक के क्या क्या टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे वो हमको मिलते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो देख लेंगे। रॉक साइकिल क्या होता है, किस तरीके से एक तरह से रॉक से दूसरी रॉक बनती है, और ये पूरा साइकिल किस तरह से कंटिन्यू होता है, हीट और प्रेशर सिस्टम्स कैसे इसको इफेक्ट करते हैं, वो यहाँ देखेंगे। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोसेसेस होंगी, कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ एजेंट्स होंगे जो इसको पॉसिबल कर रहे होंगे। वो एजेंट्स, वो प्रोसेसेस, वो फिनोमिना क्या होता है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेदरिंग का क्या मतलब होता है, मास वेस्टिंग, इरोजन। फिर ये सब प्रोसेसेस यहाँ पे पढ़ने के बाद इनकी वजह से क्या रिजल्ट होता है, ठीक है, किस तरह के लैंडफॉर्म्स हमको मिलते हैं। हमने इरोजन और डिपोजिशन पढ़ लिया, तो ये इरोजन और डिपोजिशन किस तरह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। और ये कैसे पढ़ेंगे, ये हम जियोमॉर्फिक एजेंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, तो वो कुछ इरोजन करेगा तो कुछ लैंडफॉर्म फॉर्म होंगे, वो कुछ डिपॉजिट करेगा तो कुछ लैंडफॉर्म फॉर्म होंगे। फिर ग्लेशियर्स हैं हमारे पास, जो बर्फ है, मूविंग बर्फ है, मूविंग आइस है, वो किस तरह से इरोजन और डिपोजिशन करके लैंडफॉर्म्स फॉर्म करती है। ठीक है, वेव्स हैं, करंट्स हैं, विंड है। ठीक है, इस तरह के एजेंट्स जो हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, वो किस तरह से इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, वो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे फाइनली क्लाइमेटोलॉजी के साथ। हमारा एटमॉस्फेयर एक्चुअली किस चीज से बना है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, फिर उसके अलग अलग लेयर्स क्या हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर सोलर रेडिएशन, इंसुलेशन क्या होता है, जो हमारी सारी लाइफ चल रही है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का, वो सन ही है। तो ये सन है जो पूरे सोलर सिस्टम को चलाए हुए है, तो उस सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ का जो टिल्ट है, किस तरीके से हमें सोलर रेडिएशन हम रिसीव करते हैं। ठीक है, हीट बैलेंस किस तरह से क्रिएट होता है, कितनी हीट हमारे पास आती है, कितनी हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कितनी हम रिटेन कर देते हैं, इस तरह के सवाल। फिर टेम्परेचर, किस पोजीशन पे, किस एल्टीट्यूड पे, किस लोकेशन पे, किस लैटिट्यूड, किस लॉन्गिट्यूड पे कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेसिपिटेशन होगा, इस तरह के सवाल यहाँ पे देखेंगे। इंसुलेशन, हीट, बजट, टेम्परेचर फैक्टर्स। ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, किस तरह से एटमॉस्फेयर में एक विंड साइकिल क्रिएट होता है, एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है, अलग अलग सेल्स देखेंगे, हेडीज सेल, फेरल सेल, ये सब चीजें। और वेदर सिस्टम्स क्या होते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया का जो टेम्परेचर या क्लाइमेटिक टाइप है वो मॉनसून टाइप है, अब इस मॉनसून का मतलब क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स का मतलब क्या है, उस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर प्रेशर बेल्ट्स, विंड्स, साइक्लोन्स, फ्रंट्स,
ठीक है, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रंट्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो पानी मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। वाटर इन आवर एटमॉस्फेयर, जब हम बोलते हैं बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत ह्यूमस हो रही है, तो वो एक्चुअली ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। उसके क्या क्या और फैक्टर्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन और क्लाउड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स के टाइप्स क्या होते हैं, निम्बस टाइप क्लाउड्स और वो सब जो है, ओरोग्राफिक क्लाउड्स, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंज। अब हमने अलग अलग डिटेल में सिस्टम्स को तो पढ़ लिया, बट फाइनली एक ओवरव्यू देख लेंगे कि वर्ल्ड का क्लाइमेट किस तरीके से है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स जिनके साथ हम आज डील कर रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हीट बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं उनको डील करने के लिए, तो वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है क्लाइमेटिक और वेदर सिस्टम्स का। फिर ग्लोबल वार्मिंग और ये जो कॉन्सेप्ट्स और जो अलग अलग इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज, वो यहाँ देखेंगे। फिर ओशियनोग्राफी, ठीक है, ओशियंस किस तरह से फॉर्म हुए वो हमने ऑलरेडी देख लिया, बट उसमें किस तरीके से टेरेन है, किस तरह से वो जो विंड सिस्टम है वो इफेक्ट करता है किसको, हमारे ओशियंस को। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, ओशियन रिलीफ क्या होता है, यानी कि ओशियन या पानी के अंदर अगर हम देखें तो एकदम प्लेन नहीं है, पैसिव नहीं है, वो फुल ऑफ एक्टिविटी है। उसमें किस तरीके से अलग अलग माउंटेन रिजेस हमको देखने को मिलेंगे, MOR, मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है, कि ओशियंस के बीच में जो पहाड़ों के रेंजेस हैं वो क्या होती है, किस तरह से फॉर्म करती है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, बार बार नया क्रस्ट कैसे बनता है ओशन के अंदर, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सैलिनिटी क्या होता है, कितना नमक है किसी ओशन के अंदर, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है, कहाँ पे कम है, वो यहाँ देखेंगे। फिर मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, जब ओशन का जो पानी है वो मूव करता है टाइड्स में, वेव्स में, करंट्स में, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। फाइनली एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पे हम देखेंगे कि अर्थ के ऊपर लाइफ किस तरह से फॉर्म हुई, जब हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है और हमारे पास पानी भी है, तो जीवन या लाइफ या बायोटिक लाइफ किस तरह से क्रिएट होती है वो यहाँ देखेंगे। बायोस्फेयर का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम क्या होता है, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट्स यहाँ पढ़ेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी कैसे है, कि अलग अलग जगह बायोटिक एलिमेंट्स डिफर करते हैं, कहीं किस तरीके का फ्लोरा है, कहीं किसी तरीके का फौना है, ये डाइवर्सिटी कैसी है, और फिर इसको कंजर्व कैसे किया जाए, अगर ये डिप्लीट हो रही है तो इसको, इसके कंजर्वेशन मेजर्स या मेथड्स क्या हैं वो यहाँ देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी लॉस, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, इसके साथ हम जो है फिजिकल ज्योग्राफी डिटेल में कवर कर लेंगे। फिर यही फिजिकल ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको यूज करेंगे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। अगर मैंने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा तो इंडिया में जियोमॉर्फोलॉजी किस तरह से उसको पढ़ सकता हूँ, ठीक है, मैंने ओशियनोग्राफी पढ़ा तो मुझे पता है कि किस तरीके से पानी तो हमारे पास भी है, हमारे पास डेक्कन पेनिनसुला है, हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, उससे हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, हमारी लाइफस्टाइल किस तरह से इफेक्ट होती है इंडिया में। फिर मैंने अगर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा तो मैं इंडिया का क्लाइमेट सिस्टम देखूंगा, जो मैंने आपको मानसून का मतलब बताया, वो मानसून सिस्टम क्या है, किस तरीके से किस साल में ज्यादा बारिश है, कभी कम बारिश है, ठीक है, कोस्टल रीजन्स में टेम्परेचर, क्लाइमेट किस तरह से रहता है, जो एरिया है जो कोस्टल रीजन से दूर है, ठीक है, जिसको कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत गर्मी होती है और बहुत ठंड होती है, तो इसका क्या कारण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आसपास पानी नहीं है, तो मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी देखने को नहीं मिलता। इस तरह की चीजें हम नेक्स्ट बुक में डिस्कस करेंगे, विच इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको भी सिंपली ऐसे देखो जैसे हमने ब्रॉडर यूनिट्स में उसको डिस्कस किया था। सबसे पहले इंडिया का लोकेशन देख लेंगे कि हम अगर वर्ल्ड मैप पे कहीं ना कहीं आ रहे हैं तो हमारा क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, कितनी हमारा साइज है, हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, किस तरीके से हम और कंट्रीज से कनेक्टेड हैं, हमारे नेबर्स क्या हैं, ये वो यहाँ देख लेंगे कि इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे नेबर्स कौन है, हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इस सब कॉन्टिनेंट में होने की, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, इंडिया के नाम पे एक ओशन क्यों है, ठीक है, इंडियन ओशन, अकेली ऐसी कंट्री। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फिजियोग्राफी क्या है, कि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो फिर अब हम देखेंगे कि कहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है, कहाँ पे कोस्टल रीजन है, कहाँ पे डेजर्ट्स हैं, कहाँ पे आइलैंड्स हैं हमारे पास, फिर डेक्कन ट्रैप्स हैं, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो कहाँ पे कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, किस तरह के फिजियोग्राफिक डिविजन है, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारा, कि किस तरीके से इंडिया जो आज प्रेजेंट डे, ठीक है, जहाँ पे है, वो यहाँ पे क्या हमेशा से थी, क्या उसका कोई मूवमेंट हुआ, ठीक है। हम देखेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में एक टाइम पे गोंडवाना लैंड का पार्ट थे और वो ऊपर आए और यूरोप या यूरोपियन प्लेट के साथ जब वो कोलाइड करे तो हिमालयाज यहाँ पे फॉर्म हुए, ठीक है। ये जियोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया का वो देखेंगे, और फिजियोग्राफिक फीचर्स या डिविजन जो मैंने आपको समझाया वो डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया में पानी की बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम्स क्या हैं, अलग अलग रिवर सिस्टम्स कैसे हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, जहाँ पे 3 रिवर्स की मोस्टली बात करेंगे, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। फिर
पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फिर अलग अलग रिवर्स के सिस्टम्स क्या क्या होती है, कहाँ पे डेल्टास फॉर्म होते हैं, कहाँ एस्चुरीज फॉर्म होती हैं, ये सब हम यहाँ पे ड्रेनेज में बात करेंगे कि हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली क्लाइमेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट जो हमने थीमेटिकली पढ़े थे लास्ट किताब में, उनको अब हम स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ड्रेन सिस्टम पढ़ लिया हमने, क्लाइमेट पे हम मॉनसून मैकेनिज्म क्या होता है, सीजनैलिटी क्या होता है, किस तरीके से बार बार नया नया मौसम नया नया सीजन आता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। फिर इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ठीक है, हमारे पास कहाँ ग्रासलैंड्स हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट हैं, कहाँ पे स्वैम्प्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट टाइप्स क्या हैं इंडिया के, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, माउंटेन वेजिटेशन क्या होता है, वो यहाँ पे देख लेंगे। फिर जब नेचुरल वेजिटेशन देख लिया तो सॉइल्स कैसी हैं, ठीक है, इसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पेडो का मतलब यहाँ पे सॉइल और लॉजी का मतलब पढ़ाई। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल के प्रोफाइल्स क्या क्या हैं, अलग अलग हॉराइजन्स क्या क्या हैं, सॉइल के टाइप्स क्या हैं, और किस सॉइल में किस तरह का प्लांट उग सकता है, किसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, ठीक है, किसमें वाटर रिटेन कौन सी सॉइल ज्यादा कर सकती है, कौन सी कम करती है। ठीक है, ये सब तरह के सवाल हम सॉइल में पढ़ेंगे, सॉइल टाइप्स एंड इट्स डिग्रेडेशन। आपने एक वर्ड सुना होगा सॉइल लिक्विफैक्शन। ठीक है, वो क्या होता है, सॉइल किस तरह से डिग्रेड कर रही है, क्यों डिग्रेड नहीं करनी चाहिए, इस तरह के सवाल यहाँ पे देखेंगे। फिर वील मूव ऑन टू नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। ये नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर क्या सेम चीज होती है, अगर अलग अलग होती है तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग तरीके के क्या क्या नेचुरल हजार्ड्स या डिजास्टर्स होते हैं। कहीं एक और हमारे देश में अकाल है, पानी ही नहीं है, तो दूसरी ओर बाढ़ आ रही है, दूसरी तरह का फ्लड है, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है। ठीक है, फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, और इन सब की कुछ पर्टिकुलर केस स्टडीज। ठीक है, इसके साथ हमने जो है इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी हम कवर कर लेंगे एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक विच इज क्लास 12th फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास 12th की पहली बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हमने उन टेंजिबल चीजों की बात कर ली जो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। अब हमको सोसाइटीज की बात करनी है, कल्चर्स की बात करनी है, ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करनी है, यानी ह्यूमंस की मोस्टली बात करनी है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो है, ये जो ह्यूमन नेचर है, ये किस तरह से काम करता है, सोसाइटीज में हम किस तरह से फंक्शन करते हैं। ठीक है, एक सेटलमेंट एक जगह पे क्यों ज्यादा है, दूसरी जगह पे क्यों कम है, इस तरह के सवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, इसका नेचर क्या है, इसके एम क्या है, क्या ये पढ़ना चाहता है, उसको कैसे पढ़ें, वो यहाँ पे देखते हैं। देन वील मूव ऑन टू वर्ल्ड पॉपुलेशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, किन कुछ पॉकेट्स के अंदर, कुछ कंट्रीज के अंदर लोग ज्यादा क्यों रहते हैं, उनके पैटर्न्स क्या हैं, और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, क्या पुल फैक्टर्स हैं, क्या पुश फैक्टर्स हैं, क्यों लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, हो सकता है अमेरिका शिफ्ट होना चाहते हैं, अफ्रीका से बाहर जाना चाहते हैं, और दूसरी जगहों पे क्यों आना चाहते हैं। तो ये माइग्रेशन के क्या क्या फैक्टर्स, पुल पुश फैक्टर्स यहाँ देखेंगे। और फिर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, कि किस चीज से पॉपुलेशन बन रहा है। ठीक है, एज सेक्स स्ट्रक्चर, किस कंट्री के अंदर जो मेजर पॉपुलेशन है वो यंग लोगों की है, कहाँ पे एडल्ट लोग ज्यादा रह रहे हैं, कहाँ बूढ़े लोग ज्यादा रह रहे हैं। फिर सेक्स रेशियोज किस तरीके से हैं, क्या मेल फीमेल या जो जेंडर थर्ड जेंडर प्रपोर्शंस हैं वो किस तरह से डिवाइडेड है। फिर लिटरेसी क्या है, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने बेसिक लिटरेसी कितने लोगों के पास है। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर वो लोग एम्प्लॉयड हैं। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये सब चीजें लिंक्ड हैं इकोनॉमी के साथ। आपको याद होगा जब हम अभी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, सिमिलर चीजें हमने वहां देखी थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से होता है, एजुकेशनल फैक्टर्स, हेल्थ फैक्टर्स। ठीक है, उसके बेस पे हम एक इंडेक्स बनाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सफिशियंट है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्या क्या इसके क्रिटिसिज्म्स हैं, इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। और इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या फैक्टर्स देख के हम बोल सकते हैं कि कोई कंट्री या कोई एरिया डेवलप्ड है और दूसरा एरिया नहीं है, तो वो इंडिकेटर्स, वो फैक्टर्स क्या क्या है। फिर एक्टिविटीज की बात करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज, और दो और क्वार्टरनरी और क्विनरी। ठीक है, क्वार्टरनी और एक क्विनरी भी होता है। क्या क्या होता है ये सब वर्ड्स मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जब हम डायरेक्टली नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं। फार्मिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, इस तरह की चीजें फार्मिंग या फिर सॉरी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं। हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, वो यहाँ देखेंगे। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, कि किस चीज पे, किस हिसाब से हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स के हिसाब से। ठीक है, उनकी
लोकेशन के हिसाब से कि लोकलाइज्ड हैं या यूबिक्विटस हैं, कहीं पे भी हो सकती हैं, ठीक है। क्या रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करती हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करती हैं, उनका स्केल कितना बड़ा है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, फिर कैपिटल इंटेंसिव है, क्या क्या सस्टेनेंस के लिए बस काम करती है कि मेरा घर चल जाए, बस इतनी इंडस्ट्री है। इस तरह के सवाल, इस तरह के टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हम यहाँ पे देखेंगे। फिर फाइनली टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती है। टर्शियरी का मतलब किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो ये टीचिंग इज अ टाइप ऑफ सर्विस। आप बैंक में जाते हो तो आप एक तरह की सर्विस सीख करते हो, ठीक है, बैंकिंग सर्विस सीख करते हो। अगर आप किसी होटल में रुकते हो या फिर ट्रैवल करते हो तो वो जो सर्विसेज हैं वो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं। तो किस तरह की सर्विस बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसे हम टर्शियरी इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। सर्विसेज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, आईटी बेस्ड एक्टिविटीज। ये क्वार्टरनरी और क्वीनरी क्या होता है, ठीक है, जो हाई डिसीजन मेकिंग जॉब्स होती हैं। जैसे अगर आप फ्यूचर में आईएएस बनोगे तो वो क्या है, वो ऐसी जॉब है जहां पे हाई डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाइट कॉलर जॉब्स या गोल्ड कॉलर जॉब्स बोलते हैं लोग, तो यानी कि ऐसी जॉब्स जो एक्चुअली डिसाइड कर रही हैं किसी और इंसान का, किसी और सोसाइटी का फिट। या फिर आप रिसर्च टाइप की एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व हो, आप कहीं किसी थिंक टैंक में काम कर रहे हो, कहीं पीएचडी कर रहे हो, तो जहां पे आपका एक्चुअली इंटेलेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह की एक्टिविटीज हम क्वीनरी और क्वार्टरनरी के अंदर पढ़ेंगे। फिर वील मूव ऑन टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये भी एक तरह का टर्शरी सेक्टर से ही आगे कंटिन्यूएशन है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन किस तरह से इवॉल्व किया, लैंड, वाटर और एयर के रूट्स क्या क्या हैं, ठीक है, और ट्रेड नेटवर्क किस तरह से डिसाइड होते हैं, वर्ल्ड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फिर फाइनली इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ये हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, बट क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो मैंने आपको बताया था जब हम शुरुआत में ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, इससे पहले वाली बुक में, तो हमने देखा था कि वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर बनता है। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बीच में जो एरिया लाई करता है वो ये है, ठीक है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करना, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करना, तो ये चीजें हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, बट वहाँ अलग एंगल से पढ़ेंगे, ठीक है, अलग व्यू से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ज्योग्राफिकली ज्यादा एम्फोसाइज करके पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड के क्या क्या बेसिस होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये सब चीजें यहाँ पे देखेंगे। फिर फाइनली देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स, कहाँ पे एक्चुअली ह्यूमन सोसाइटी सेटल्ड हैं, रूरल एरियाज क्या होते हैं, अर्बन एरियाज क्या होते हैं, इनके सेटलमेंट टाइप्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, माइग्रेशन किस तरह से होता है, वो सब चीजें हम यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। जब एक बार हमको इनके फंडामेंटल्स या इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके हम इंडिया की ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द लास्ट बुक दैट वी विल बी कवरिंग इन टुडेज लेक्चर, जो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, विच इज इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, यानी इंडिया के अंदर किस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ा जा सकता है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट में पढ़े थे, बस अब उनको स्पेसिफिकली इंडिया टारगेट करके पढ़ा जाएगा कि इंडिया का डेमोग्राफिक पैटर्न्स क्या है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, वो हम लास्ट बुक में देख लेंगे। बट वही डेफिनेशंस, वही फैक्टर्स, वही कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया की लाइट में अगर देखेंगे तो वो इस चैप्टर में पढ़ लेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है, कहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, कहाँ पे पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन, उसका सेक्स रेशो, वो सब चीजें यहाँ देखेंगे। इंडिया के अंदर माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। जैसे हम टॉप हैवी वर्ड एक यूज करते हैं कि टॉप हैवी माइग्रेशन हो रहा है। टॉप हैवी माइग्रेशन का मतलब क्या, कि अगर हम बोलें कि ये मेगा सिटीज हैं हमारी, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, उसके बाद यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल टीयर 1 सिटी है, टीयर 2 सिटी है, टीयर 3 सिटी है, या रूरल एरियाज है। तो ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज टीयर 3 सिटीज में मूव कर रहे हैं, या टीयर 3 सिटी के लोग टीयर 2 में कर रहे हैं, या टीयर 2 के टीयर 1 में कर रहे हैं। ये हो रहा है, बट मोस्टली क्या हो रहा है कि हर जगह के लोग इन मेगा सिटीज में आना चाहते हैं। टीयर 1 लोग भी मेगा सिटीज में आना चाहते हैं, टीयर 2 के लोग भी मेगा सिटीज में आना चाहते हैं, टीयर 3 के भी आना चाहते हैं, रूरल लोग भी आना चाहते हैं। तो ये जो टॉप हैवी है, जो टॉप पे जो है हमारे इस पॉपुलेशन या इस माइग्रेशन पिरामिड के, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इस तरह के माइग्रेशन टाइप को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे इनको रिजॉल्व किया जा सकता है, वो माइग्रेशन पैटर्न्स हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनल माइग्रेशन कैसे होता है हमारे कंट्री के अंदर, और एक्सटर्नल माइग्रेशन क्या होता है, कि एमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ देखेंगे। एमिग्रेट करने का मतलब एक जगह से बाहर निकलना, और इमिग्रेट का मतलब एक जगह के अंदर आना। जैसे मैं अगर इंडिया से अमेरिका जाऊं तो मैं इंडिया से एमिग्रेट कर रहा हूं, और अमेरिका के अंदर
इमिग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए इमिग्रेंट्स बोलते हैं। बाहर जगह से आया हुआ कोई इंसान जो हमारे कंट्री के अंदर सेटल हो गया वो इमिग्रेंट है, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन के टाइप्स क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, और उसके इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, सेम अगेन चीज जो हमने इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब इंडिया के ऊपर कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिए लास्ट किताब में, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कितने काम आते हैं, ठीक है, अक्रॉस इंडियन स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या इनका डेवलपमेंट लेवल है। फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स हमने पढ़ लिया था लास्ट बुक के अंदर, बट अब यही रूरल अर्बन सेटलमेंट्स इंडिया में किस तरह से दिखती हैं वो यहां देखेंगे। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया। फिर इंडिया में जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से यूटिलाइज होते हैं, लैंड यूज क्या है, लैंड यूज पॉलिसीज क्या क्या है, एग्रीकल्चर किस तरह से देखते हैं, एग्रीकल्चर के पैटर्न्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, लैंड यूज, क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फिर वाटर रिसोर्सेज इंडिया में किस तरह से यूज होते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वाटर सिक्योरिटी क्या होता है, डिमांड, स्कार्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये सब यहाँ देखेंगे। फिर इंडिया के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे आयरन ओर है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, माइका है, ये सब चीजें कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, कौन सी बेल्ट्स में मिलती हैं, यहाँ पे मोस्टली हम इसको मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी स्टेट में कहाँ क्या रिसोर्स मिलता है, कौन सा एनर्जी रिसोर्स को मिलता है, कौन सा मिनरल रिसोर्स मिलता है, और उसी बेसिस पे डिपेंड करता है कि उसके आसपास की इंडस्ट्री किस तरह से लोकेटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जब हमने ये बेसिक लैंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और ये सब पढ़ लिया, ये सिमिलर है जो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज में पढ़ा था, तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज का नेचर के साथ जो रिलेशन है वो पढ़ लिया। फिर जब हम आएंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज पे तो मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, ठीक है, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मोस्टली सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर के रिस्पेक्ट में हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो हमने देखा था। फिर एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में। फिर प्लानिंग किस तरह से होती है, इकोनॉमिक जोग्राफिकल प्लानिंग कैसे होती है, रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो कितने इस्तेमाल अभी कर सकते हैं, कितने बाद के लिए बचाने चाहिए, कौन सा रिसोर्स अभी बताना चाहिए, यूज करना चाहिए, जैसे आजकल एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है, तो इस तरह के सवाल यहाँ देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, केस स्टडी देखेंगे, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देन विल मूव ऑन टू अगेन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके कॉन्सेप्ट लास्ट बुक में देख लिया था। अब इंडिया का ट्रेड, इंडिया का कम्युनिकेशन कैसा है, इंडिया के एयरवेज किस तरह से हैं, इंडिया के रेलवेज किस तरह से हैं, इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो क्या है, इंडिया के हाईवेज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है वो यहाँ देखेंगे, ठीक है। रोड, रेल, एयर एंड वाटरवे नेटवर्क्स इन इंडिया, इंडिया किस तरह से कनेक्टेड है अपने आप में इंटरनली और एक्सटर्नली, वो यहाँ देखेंगे। फिर इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंडिया का ट्रेड पैटर्न क्या है, किस कंट्रीज के साथ वो क्या ट्रेड करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है, क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, वो यहाँ पे देखेंगे, और इंडिया के सी पोर्ट्स भी कैसे हैं। फिर फाइनली ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज, कुछ इश्यूज हम सिलेक्ट कर लेंगे और उनको ज्योग्राफिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज हम फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में देख लेंगे, बट यहाँ पे ज्योग्राफी को किस तरीके से वो हेल्प कर सकता है ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, वो उसको डिटेल में केस स्टडी की तरह देखेंगे। फिर लैंड डिग्रेडेशन, हमको उसके कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन फिजिकल ज्योग्राफी में देख चुके हैं, बट उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अर्बन वेस्ट, हमारी अर्बन सिटीज के अंदर जो वेस्ट इकट्ठा हो जाता है उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसका डिस्पोजल मैनेजमेंट क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या क्या है वो यहाँ पे देखेंगे। तो इसके साथ हमारा जो है, हाँ, इसके साथ हमने जो है 16 बुक्स, जिसमें से 2 बुक्स जो इकोनॉमी की हैं, स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, उनको हम हल्का सा ही देखेंगे, बट ऑलमोस्ट 15 बुक्स इंक्लूडिंग दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर कवर करेंगे। 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हमने देख लिए, क्या, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जिसमें लगभग 15 किताबें हम कवर करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, बुक बाय बुक हम जाएंगे और डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंप्लीफाई करके, जैसे 5 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं एकदम उस तरीके से इसको पढ़ेंगे कि आपका कोई बैकग्राउंड इसमें हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल इजीली बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। हम एक ओवरव्यू देख चुके हैं कि हम अगले 6 महीने के अंदर क्या क्या बुक्स कवर करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा जो पहला सब्जेक्ट है विच इज फिजिकल ज्योग्राफी, वी विल स्टार्ट विद दैट।
टिल देन हैव अ नाइस डे।